after today, we never gave up. Yes, we made mistakes, but we just keep coming back. That's important. That is the culture that you need to create. And throughout the season, everyone put their hand up. Yes, we don't have a purple cap, we don't have an orange cap. Who cares? We got this. है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान। यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट का क्राउड के एक और बेहतरीन एपिसोड में स्वागत है। बेहतरीन तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रो, वीडियो चालू होने से पहले अपने एक यश रणदीव करके बंदा, उसने बहुत बढ़िया सजेशन दिया था। उसने ये बोला था कि अपने को वीडियो में बेसिकली अपने को कुछ कपल ऑफ कमेंट्स को मेंशन करना चाहिए। तो एक कमेंट एक्चुअली में मेरे को आया था, मैंने यूट्यूब पे क्या कहते हैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था, जिसमें जुलाटी गेमिंग करके एक बंदा है। उसने बेसिकली मोटा मोटी एक है, थोड़ी इंग्लिश उसके आगे पीछे, लेकिन उसका उसका ये कहना है, आई लव योर चैनल, दिस इंक्रीजेस माय क्रिकेट नॉलेज, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग and I know you guys also have a side job. My personal opinion is I love your explainer videos and analysis video. In this period please focus on the IPL and फिर आगे चल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह वगैरह पे फोकस करना चाहिए। तो जुलाटी गेमिंग को देखो कुछ कहना है? अरे भाई, हम आपका सजेशन एकदम तहे दिल से स्वीकार करते हैं और हम इस पे अपना जरूर फोकस बनाएंगे कि आईपीएल पे और उसके बाद कैसे आगे आने वाली चीजों पे फोकस करना है और तो भाई यहाँ से इम्प्रूव करे। लेकिन उसका पहला लाइन ये था कि आई लव योर चैनल एंड दिस इंक्रीजेस माय क्रिकेट नॉलेज। तो जुलाटी भाई थैंक यू सो मच। एक्चुअली में पूरा पॉइंट ही इस चैनल का ये था कि हम चाहते कि थोड़ा सा क्रिकेट इंटेलेक्ट बढ़े एंड विल ट्राई टू एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल। तो भाई थैंक यू सो मच, जो भी कमेंट्स करते हैं थैंक यू सो मच। बट आज का वीडियो अगर आप लोगों ने किसी ने पिछला हमारा वीडियो देखा, दैट इज ऑन द सीएसके, तो हुआ क्या था ब्रो उस वीडियो में? ठाकुर ने बहुत मेहनत की थी, मैं बहुत एक्साइटेड था, इनफैक्ट आइडिया था तो बहुत एक्साइटेड था। वैसा रिस्पॉन्स आया नहीं। दो वॉच आवर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज वगैरह अच्छे नहीं आए, लेकिन कमेंट्स वगैरह अच्छा है। तो भाई मैंने क्यों ना ये सोचा कि लेट्स फ्रिकिंग डबल डाउन। अगर लास्ट वाला वीडियो आपको लगा था हैवी है तो मैं इसको हैवियर लेके जाऊंगा। मैं सोचा था कि आज आई जस्ट डबल डाउन कि जो भी सीएसके वाले वीडियो में किया था, मैं एंटरटेनिंग करने नहीं है मेरे को, आई जस्ट गो ऑल इन जैसा मैं चाहता था कि एक वीडियो बनाऊं। दिस इज द वीडियो। तो अगर कोई भी मुंबई इंडियंस आईपीएल या इन जनरल क्रिकेट का फैनेटिक एंथुसियास्ट है तो भाइयों दिस वीडियो इज फॉर यू। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो आज हम लोग मोटा मोटी ये डिस्कस करेंगे, ओवरऑल मुंबई इंडियंस पे डिस्कस करेंगे। ब्रो, मुंबई इंडियंस एज अ सीएसके फैन तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? भाई, जब मैं एज अ सीएसके फैन मुंबई इंडियंस सोचता हूँ तो मेरे को सबसे पहले याद आता है केरन पोलार्ड। ठीक है कि केरन पोलार्ड अगर मुंबई इंडियंस की जगह सीएसके में होता या किसी भी और टीम में होता तो आईपीएल कितना अलग दिखाई देता। कि भाई कहीं चेन्नई के पास 6-7 ट्रॉफी होती या शायद 8 भी होती और उसके बाद एक अलग से ऐसा चल रहा होता कि ठीक है चेन्नई तो बहुत बार जीत चुकी, इस बार कोई और जीतेगा, ऐसा कुछ तो अलग हो रहा होता। ये 5-5 वाला ये सब सीन ही नहीं होता भाई। तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, कितना अलग होता भाई। मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ना आज के टाइम एक डायनेस्टी है आईपीएल पे, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में बहुत लोग शायद आर्ग्यू कर सकते हैं, बट एक आउट एंड आउट डायनेस्टी है आईपीएल की। एंड बिकॉज ऑफ मुंबई इंडियंस मेरे को लगता है ये पूरा आईपीएल का एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो में चल रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता था आईपीएल बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में होता अगर मुंबई इंडियंस और उनका डोमिनेंस नहीं होता, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने बहुत सारे प्लेयर्स दिए, मुंबई इंडियंस ने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रांड वैल्यू लाया, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस लेके आया है। एंड मेरे को लगता है ना फ्रेंचाइजी क्रिकेट का कहीं ना कहीं डायनेमिक चेंज कर दिया मुंबई इंडियंस। आज के टाइम में मुंबई इंडियंस की वुमेन आईपीएल भी बहुत बढ़िया चल रही है, मेन आईपीएल में तो है, उसके अलावा कपल ऑफ और भी सारे फ्रेंचाइजीज हैं। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्रिकेट में अगर फेस ऑफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट कोई है तो दैट इज मुंबई इंडियंस। एंड मेरे को प्रॉपर 100% श्योर हूँ मोटा भाई ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने अपना नाम मुंबई इंडियंस रखा है। वेरी वियर्ड फ्रेंचाइजी नेम, मतलब एक कौन सी एमआई केप टाउन करके टीम है ना, तो उसका पूरा नाम क्या हुआ? मुंबई इंडियंस केप टाउन। सोच कल को बीएसएल में एक फ्रेंचाइजी हुई मुंबई इंडियंस लाहौर कलंदर्स, कितना कितना वियर्ड लगेगा। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पूरा द फेस ऑफ इस मुंबई इंडियंस है यार। मुंबई इंडियंस के साथ एक चीज वो भी है ना कि जिस सिटी से वो आते हैं वो खुद बहुत आइकॉनिक है, ठीक है। तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट का सक्सेस में उनका सक्सेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुंबई जैसी टीम अगर एक कंसिस्टेंट फेलियर रहती
ठीक है, मान ले मुंबई का परफॉर्मेंस दिल्ली या राजस्थान जैसा रहता है कि एक राजस्थान जैसे कि एक बार अच्छा खेले और फिर डाउन एंड डाउन चल रहा है, तो वो आईपीएल के लिए खुद भी उतना अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो मैं ना इसी के साथ उनके अर्ली इयर्स, मैंने बोला ना कि उनका स्टार्ट अगर कैसा था, मैं मुंबई इंडियंस का थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बता रहा हूँ। मुंबई इंडियंस एक्चुअली में रिलायंस इंडस्ट्री ने लिया था, उनकी अपनी सब्सिडरी ब्रांड थी इंडिया विन स्पोर्ट्स करके। उनका उस टाइम पे पूरा ये पॉइंट था कि इंडिया में हम लोग स्पोर्ट्स को एक्वायर, बेसिकली स्पोर्ट्स को फैलाना है। तो 2008 में जब आईपीएल बना, तो उस टाइम की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी, $111.9 मिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट $112 मिलियन में उन्होंने लिया था। और उस टाइम उन्होंने क्या टैग्ड प्लेयर्स लिए थे 2008 में, सचिन तेंदुलकर, मतलब द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड द फेस ऑफ मुंबई, है ना, द फेस ऑफ। सचिन तेंदुलकर उनका मार्की प्लेयर था भाई इससे बड़ा मार्की, द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, मैं बोल रहा हूँ ना, उससे बड़ा कुछ पॉसिबल नहीं। उस 2008 में वो मार्की प्लेयर सिलेक्ट करने वाला रूल था, जहां पे आप अपने अपने एक एक प्लेयर मार्की प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स फिर सचिन और मुंबई दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया था और सचिन उनका मार्की प्लेयर बना था। मैं उसी चीज में ऐड करता था, तो उसके साथ साथ सनत जयसूर्या, हरभजन सिंह, शॉन पॉलॉक एंड ऑब्वियसली द मैन द मिथ लसिथ मलिंगा। ठीक है, लेकिन 2008 है ना उनका ब्रो, जहां पर अपने ये बात कर रहे हैं कि उनका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। 2008 में उन्होंने 5th पोजीशन में एंड किया था। ठीक है, 2008 8 में मलिंगा नहीं था, 9 में मलिंगा आया था। मतलब लेटर हाफ में, मैं अर्ली इयर्स इन जनरल 2008 और 2009 दोनों को साथ में पैक्ट करके बता रहा हूँ। तो 2008 में उन्होंने 5th पोजीशन पे एंड किया, डिसेंट फर्स्ट ईयर। 2009 पे 7th पोजीशन पे आ गए। ठीक है, जबकि उस टीम में मतलब सचिन तेंदुलकर वाज द फेस। 5वें पे आना, 9th पे खत्म करना ठीक नहीं है। 2008 में जितना मुझे याद है, सचिन तेंदुलकर वाज देयर कैप्टन। ठीक है, एंड उस टाइम पे अगर सचिन ने अच्छा नहीं किया था, इंजरी हुई थी, तो शॉन पॉलक ने, हरभजन सिंह ने उस टाइम पे काम किया था। लेकिन कोई भी एंगल है ना, कोई गारंटी सक्सेस नहीं आई थी। एंड कहीं ना कहीं ना उस पूरे फेज में एक पूरा पॉइंट ये था कि सचिन को कैप्टन बनाना, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, वाज मोर ऑफ अ क्या कहते हैं, इमोशनल डिसीजन, या मोर ऑफ अ पूरा एक वेव में डिसीजन लिया किया था, कि जहां पर शॉन पॉलॉक या हरभजन सिंह या सनत जयसूर्या जैसे एक रिनाउंड प्लेयर है, सचिन को कैप्टन बनाना इनिशियल 2 ईयर के लिए कितना तेरे को लगता है वाइटल डिसीजन हो सकता, मतलब कितना अच्छा डिसीजन तेरे हिसाब से? क्योंकि हरभजन सिंह भी था उस टाइम पे, उसने कुछ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम पे कप्तानी की, शॉन पॉलॉक ने 1-2 मैचेस के लिए की थी, एंड सचिन 2008 से 2011 तक मेन मोटा मोटी वही कैप्टन था। तो तेरे क्या थॉट्स, सचिन द कैप्टन इन स्पेसिफिक? मतलब यार अभी अब हाइंडसाइट में ऐसा लग रहा है कि सचिन 5वें पे 7वें पे खत्म किया तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पे ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, या जब इनिशियल ईयर्स थे तो आपको ब्रांड बनाने के लिए जो सचिन को कैप्टन बनाने वाला जो डिसीजन था, उसके साथ मैं इतना भी ऐसे वो नहीं हूँ, डिसएग्री नहीं करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक वायबल डिसीजन ही था कि जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है तो आप क्यों किसी और को देखोगे वो बनाने, और ये कैप्टन बनाने का। पॉइंट है ना, इसको बैक करते हैं नंबर। सचिन ने ना 2008 से 2011 के बीच 55 मैचेस में कप्तानी की, 32 में जीता और 23 हारा, विच इज 58% का विन रेशियो, विच इज अमेजिंग, राइट? और 2010 में मेरे हिसाब से रनर्स अप भी थे ये लोग, कि क्या चेन्नई से हारे थे, है ना? 2010 में चेन्नई या डेक्कन से हारे थे। और वही वही तो नहीं, चेन्नई से ही हारे थे। पर वही तो बात है ना कि भाई कि 2008 में 5वां, 2009 में 7वां रैंक और 2010 में रनर्स अप बने कैसे? क्योंकि 2010 के ऑक्शन में केरन पोलार्ड को लिया था ये लोगों ने सीएसके के साथ एक बिडिंग वॉर में। वो भी एक जिस तरह से तू सीएसके को घुसा रहा है उसमें, बट द फेयर पॉइंट, ये एक्चुअली पूरा ये पॉइंट बताता है कि जो ओनर्स कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। भाई इंडिया के सबसे अमीर आदमी इस सालों से है, क्लियरली वो लोग चाहते थे पूरा इन्हें काइंड ऑफ शोबाजी में बहुत जा सकते थे, जो कहीं ना कहीं विजय माल्या के साथ वो टीम गई है। लेकिन ओनर्स कितने ज्यादा शार्प माइंडेड थे कि भाई जब सचिन तेंदुलकर नहीं चला, तो उन्होंने जो अपनी मैनेजमेंट हमेशा से बैठाई है, हम लोग उसके मैनेजमेंट पे भी आएंगे, लेकिन मैं 2008-9 के बाद ना एक दूसरे फेज में जाना चाहता हूँ, 2010 से 11 वाला फेज। ठीक है, नेक्स्ट 2 साल, जहां पर उन्होंने पूरा 2010, 11, 12 वाले फेज में जाना चाहता हूँ, जहां उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया। एंड यहीं पर ना उनका पूरा क्या कहते हैं, फॉर्च्यून शिफ्ट हुआ। 2010 में वो लोग ने रनर्स अप कंप्लीट किया। 2010 के बारे में देखो कुछ याद है ब्रो, क्योंकि तुम मुझसे पहले से आईपीएल देख रहा है। 2010 में उनका सीजन ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा था। फिर मतलब वहां पे 2010 में सचिन का भी सीजन बहुत अच्छा गया था। सचिन ने शायद ऑरेंज कैप 2010 में जीत। हाँ, तो 2010 में नमन ओझा और सचिन तेंदुलकर के बीच इनिशियल मैचेस में वो लगी रहती थी, होड़ लगी रहती थी ऑरेंज कैप के लिए। उसके बाद जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस हुआ, अलग अलग प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा और फाइनल में वो लोग पहुंचे थे। फाइनल में बहुत ज्यादा विनिंग सिचुएशन थी उनकी, जहां से वो लोग मैच हारे थे। स्टिल वहां से जो एमआई का सक्सेस है वो ऐसे राइज ही होता रहा है वहां से एमआई। मैं उसी में बात करता हूँ, मैं 2010 वाले फेज की बात कर रहा हूँ कि
अपार्ट फ्रॉम सचिन, मैं कुछ स्टेलर एक्विजिशंस की बात करता हूँ। रोहित शर्मा उन्होंने एक्वायर किया 2010 में, जहीर खान को उन्होंने एक्वायर किया 2010 में, एंड कायरन पोलार्ड को एक्वायर किया। जहां वो लोग 2010 में वो लोग फाइनल्स में जाके आ रहे थे, नेक्स्ट ईयर वो लोग ने जाके चैंपियंस लीग, अब किसको याद हो तो चैंपियंस लीग का T20 टाइटल जीता था, जिसमें लसित मलिंगार एक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की थी, है ना। और उसी साल 2011 का इनफैक्ट पर्पल कैप होल्डर भी लसित मलिंगा था, एंड 2011 में हालांकि हाँ लसित। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो लोग कंसिस्टेंटली स्टार्ट से जो ओनर्स थे उनका बहुत ज्यादा फोकस एक अच्छी टीम, एक विनिंग टीम बनाने में था, और वो बहुत क्लियरली दिख रहा है जो उनके एक्विजिशन है। रोहित शर्मा, जहीर खान, कायरन पोलार्ड पे 2010 में वो लोग ने इतना हेवी इन्वेस्ट किया था, 2011 में वो लोग ने लसित मलिंगा के पास गए, और जो 2011 से 12 वाला फेज था वो एक बहुत क्रूशल टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा, क्योंकि वो ना कि सिर्फ उन्होंने मतलब एक कैसे बोलूंगा कि क्रूशल प्लेयर्स के साथ साथ उन्होंने एक फर्स्ट ब्लड को चख लिया था, दैट इज चैंपियंस लीग के क्या तेरे कुछ मेमोरीज है जो 2011 या 12 में जो लोग ने जीता था 2011 में? मेरे को बहुत बहुत धुंधली मेमोरीज है मेरे को बस फाइनल याद है कि उन्होंने फाइनल में कैसे जीता था, फाइनल के जो भी थोड़े बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस थे वो मेरे ध्यान में है। लेकिन मुझे ओवरऑल ये याद है कि जो उनका कोर ग्रुप था 2011 के, शायद वो पहला या दूसरा ही एडिशन था चैंपियंस लीग का, ठीक है, उस कोर ग्रुप का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथ था उनको जिताने में। और जैसे कि तू मैनेजमेंट की बात कर रहा है जिसपे हम आगे भी आएंगे, तो उनका मैनेजमेंट जो था वो पहले से ही टॉप टियर हुआ करता था। वो लोग हमेशा से ही बड़े कोचेस, बड़े नामों के पीछे जाते थे, अपने कोचेस हमेशा से, मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ, MI वॉज द फर्स्ट जिसने सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम पब्लिक के सामने लाया था कि हमारा फील्डिंग कोच अलग होगा, बॉलिंग कोच अलग होगा, फील्डिंग कोच का असिस्टेंट कोच होगा, बॉलिंग कोच का असिस्टेंट कोच होगा। उन्होंने पूरा बताया था कि ये हमारे कोचेस हैं, ये हमारी पोजीशंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर आरसीबी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स एक्वायर हो रहे थे, वहां का तुमने ऑलरेडी सिचुएशन देखा। देयर वाज अ डिफरेंट टीम, दैट इज सीएसके, जो बहुत ज्यादा एमएस धोनी के अराउंड सेंट्रिक थी स्टार्ट से। इट वाज कंप्लीटली सेंटर्ड अराउंड एमएस धोनी, एंड एमएस धोनी के सिचुएशन के हिसाब से चली थी। वेयर एज मुंबई इंडियंस एक कंप्लीटली वेल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रही थी। जैसे रिलायंस मोटा भाई अपनी कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली में मुंबई इंडियंस को चला। मैं नेक्स्ट फेज में जाता हूँ, यहाँ से पूरा मोमेंटम बिल्ड होगा, दैट इज द गोल्डन एरा। अब भाई 2013 से 2020 तक अनरियल डोमिनेशन है, क्योंकि 2013 में जीता, 15 में जीता, 17 में जीता, 19 में जीता, 20 में जीता। 7 साल में 5 टाइटल्स, 7 साल है 5 टाइटल्स। एंड भाई इनमें से कितने सीएसके को हरा के मिले या एमएस धोनी की टीम को हरा के मिले? 4, 2, 4। धोनी धोनी भाई को 4 बार इन्होंने फाइनल में हराया है, उसमें भी कुछ 2 फाइनल तो एकदम लास्ट बॉल फिनिशेस है, एक एक रन तो मैं 2013 के उस मोमेंट पे आता हूँ कि जहां पर रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन, एंड एक बहुत फेमस फोटो भी होगा कि रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर दोनों साथ में ओपन कर रहे हैं। भाई मेरे लिए तो अनरियल मोमेंट हुआ करता था। एंड रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन। रिकी पॉन्टिंग ने 6 मैचेस कप्तानी की, 3 में जीते, 3 में हारे। पता नहीं क्या हुआ ब्रो, 3 जीतना 3 हारना इतना कुछ खराब नहीं होता है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने बीच सीजन कप्तानी छोड़ी, एंड उस टाइम पे रोहित शर्मा पे मुंबई के मैनेजमेंट ने क्या कहते हैं अपना पैसा लगाया या बेट किया, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट क्रेजी, मोस्ट सक्सेसफुल बेट। मेरे हिसाब से देखो क्या लगता है। अच्छा, मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, वाज इट अ बेट या उन्होंने एक्चुअली कुछ देखा उसमें? अगर देखा तो तेरे को क्या लगता है, ऐसा क्या उन्होंने 2013 में देखा कि उन्होंने रिकी पॉन्टिंग से शिफ्ट होके रोहित शर्मा पे चले गए, जहां भाई प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे मुंबई इंडियंस के पास, वो लोग रोहित शर्मा पे गए। मुझे मुझे देख क्या देखा वो तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि भाई पहले वो हुआ क्यों, वो पूरा शिफ्ट हुआ क्यों। तो 2013 में रिकी पॉन्टिंग ने जो 6 मैचेस खेले थे ना, उसमें रिकी पॉन्टिंग की बैटिंग बहुत ज्यादा खराब थी। तो रिकी पॉन्टिंग कोई ऑलराउंडर तो है नहीं कि सेकेंड इनिंग्स में कंट्रीब्यूट करे। रिकी पॉन्टिंग के स्टैट्स बता देता हूँ मैं, 6 मैचेस में 5 इनिंग उसने खेली थी, 52 रन थे सिर्फ, 10 की एवरेज और 70 का स्ट्राइक रेट था। तो एज अ फॉरेन ओपनर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, फॉरेन ओपनर बहुत खराब परफॉर्मेंस था। ये कहीं ना कहीं एक्चुअली में ये भी दर्शाता है ना ब्रो, रिकी पॉन्टिंग का माइंडसेट, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्या लेजेंड, एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, उसका माइंडसेट, एंड वो को रिलेट कर रहा है मुंबई इंडियंस के पूरे माइंडसेट से, कि एक बंदा, एक बैटर जो बोल रहा है कि भाई मैं ही परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, उसने खुद को ड्रॉप किया एंड जाके पानी वगैरह दे रहा था। लेकिन वो कितना बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था कि मिड सीजन, भाई मिड सीजन कैप्टन चेंज करना आज के टाइम में डिजास्टर माना जाता है, मतलब इट्स अ डेड वाला सिचुएशन माना जाता है। मिड सीजन चेंज किया, दे वेंट ऑन टू विन दैट कप। 2013 में उन्होंने ना कि आईपीएल जीता, बहुत लोगों को लगेगा तुक्का था, उसी साल उन्होंने जाके चैंपियंस लीग का
फाइनल भी जीत लिया। तो बेसिकली एक ही साल में रोहित शर्मा ने ना कि सिर्फ आईपीएल जिताया, उन्होंने उसको चैंपियंस लीग T20 का भी जिताया। एंड 2013 वाज दैट ईयर जहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को डेब्यू कराया था। एक अनबिलीवेबल शिफ्ट था भाई, कुछ अरे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे जो जो रोहित शर्मा वाला पॉइंट तूने मुझसे पूछा था, रोहित शर्मा के साथ ऐसा सीन था कि भाई एक इंटरव्यू याद है मुझे गिलक्रिस्ट का, जहां गिलक्रिस्ट ने बोला था कि मेरे को हमेशा से लगता था रोहित शर्मा में लीडरशिप पोटेंशियल है, और मैंने मतलब वहां पे जो डीसी जो 2009 में जीता था, वहां पे डीसी ने ये चीज चालू करी थी कि भाई एक फील्डिंग के टाइम एक कैप्टन होगा, बैटिंग के टाइम एक कैप्टन होगा। तो वो गिल्ली ने ये बताया था कि भाई बैटिंग के टाइम हमारा कैप्टन रोहित शर्मा हुआ करता, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या पता गिली का वो इनपुट, जो भी बातें हैं वो रिकी पॉन्टिंग के पास भी होंगी, और रिकी पॉन्टिंग और मैनेजमेंट ने उस चीज को कंसीडर किया होगा। साथ ही साथ 2013 में रोहित शर्मा एक अपकमिंग फेस था इंडियन क्रिकेट का, तो एक वो भी पॉइंट प्ले हुआ था कि भाई क्यों ना हम ब्रांड वैल्यू के लिए, जब जो हमारा लोकल लैड है जो इंडिया की टीम में इतना फेमस, उस लेवल पे नहीं था ब्रो। ये बहुत क्लियर बात है कि वो हाँ इंडिया टीम ने उसने साथ साथ में डेब्यू कर दिया था। 2013 तक वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं था जब तक धोनी ने उसको ओपन नहीं कराया। मतलब यहाँ वहाँ कुछ इनिंग्स आती थी, वो डेफिनेटली आती थी, आईपीएल में भी करता था, लेकिन कभी भी अपने जो बोलते हैं जैसे विराट कोहली टाइप की, भाई एकदम पागलों की तरह रन मार रहा है, कहीं भी हो पागलों की तरह रन मार रहा है, कभी भी रोहित शर्मा को नहीं था। लेकिन रोहित शर्मा ने क्या किया, आईपीएल जिताया, उसी साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस लीग बेसिकली जिताया, आगे चल के 2015 2017 2019 और 2020 में भी जिताया। इनफैक्ट 2013 में तो लोग वानखेड़े में अनबीटन थे ब्रो, अनबीटन थे। तो जहां हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि होम ग्राउंड एडवांटेज कितना इंपॉर्टेंट है, वानखेड़े में दे वर लिटरली अनबीटन। एंड कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा ये जो गोल्डन एरा की बात करते हैं, जहां हम लोग कई बार हमने प्लेथोरा ऑफ द टाइम्स हमने ये क्रिटिसाइज किया कि भाई रोहित शर्मा तो बैटर, या रोहित शर्मा रिसेंटली एकदम खराब चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं यार, डाउन इन शैम्बल्स है। इस फेज में तेरे क्या शब्द है रोहित शर्मा के लिए? क्योंकि भाई मेरे को लगता है जहां हमने बात किया था धोनी वाज द फेस ऑफ चेन्नई या चेन्नई इज धोनी, यहीं पर मेरे को लगता है रोहित शर्मा वाज द एंड इज द फेस ऑफ मुंबई इंडियंस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण वो टिल डेट खेल रहा है, वरना कोई और प्लेयर होता है वो शायद बिकता भी नहीं आईपीएल में। ये पोजीशन आती है। नहीं यार, रोहित शर्मा का करंट फॉर्म तो बहुत ज्यादा डाउन है। नॉट इवन करंट फॉर्म, वो पिछले 3 या 4 सालों से उसने जो आईपीएल में किया है वो हम सबको पता है कि उसके स्टैट्स कितने खराब रहे हैं। और रोहित शर्मा के पास जो ये कैप्टनसी वाला एडवांटेज है वो रोहित शर्मा के फेवर में बहुत ज्यादा प्ले किया है, और रोहित शर्मा के लिए वो चीज वर्थ इट है। जब आपको कोई कैप्टन इतनी ट्रॉफीज जिता रहा है, आपको क्वालिफाई करवा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक वैल्यूएबल स्किल रोहित शर्मा लीडरशिप के लेके आता था, उसी का रिवॉर्ड रोहित शर्मा अभी तक रिप कर रहा है। मेरे को नहीं पता भाई यहाँ से जो रोहित शर्मा उस चीज को कितने देर तक खींच पाएगा। लेकिन मैं उसको है ना थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करता हूँ रिसेट स्टिकल्स में। ये पॉडकास्ट यहाँ भाइयों खत्म नहीं हो रहा है, इस बार मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही अलग रखा है ताकि आप लोगों को मजा आए। ठीक है, मैं इसके बाद और प्लेथोरा ऑफ डिटेल्स में जाऊंगा, तो प्लीज बने रहो। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो। भाई रिसेंट स्ट्रगल्स पे जाते हैं। 2021 के बाद से 2020 के बाद से कंसिस्टेंट स्ट्रगल दिख रहा है। मेरे को एक सीजन याद है जहाँ पर उन लोगों ने फाइनल्स लास्ट क्या कहते हैं लिटरली लास्ट एंड किया था। ठीक है, एंड उसके बाद जो 2022 है 2024 का है उसमें भी वो लोग फिनिश ही कर रहे हैं बॉटम ऑफ द टेबल में। तेरे हिसाब से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं जो 2020 तक एक लिटरली जगरनॉट से 2021 से क्या हो गया उनको? मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि जो हर एक टीम एक जो ट्रांजिशन फेज से जाती है, एमआई का वो ट्रांजिशन फेज थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल रहा है, क्योंकि ना एमआई हमेशा से बहुत ज्यादा अपना जो कोर था, मलिंगा, पोलार्ड, ये लोगों पे बहुत ज्यादा रिलाई करती थी। मलिंगा 20 में रिटायर हो गया, मलिंगा 20 में रिटायर हो गया था, 2021 में शायद पोलार्ड भी रिटायर हो गया था। रोहित शर्मा के फॉर्म पे डिप हम सब देख ही पा रहे हैं कि रोहित शर्मा के फॉर्म में कितना ज्यादा डिप है। मुझे लगता है ये सारे जो फैक्टर्स थे, कुछ बॉलर्स की इंजरी जैसे बुमराह की अनअवेलेबिलिटी, ये भी एक फैक्टर था। कहीं ना कहीं ये सारे जो इश्यूज थे ना, वो सीजन दर सीजन कुछ ना कुछ इश्यूज एमआई को आते ही रहे। और मेरे को ये लगता है कि एमआई ना उनसे अच्छी तरह से उभर नहीं पाया। इवन दो एमआई बीइंग सच अ गुड मैनेजमेंट, एमआई के पास अच्छे बैकअप्स नहीं थे या अच्छी प्लानिंग नहीं थी उस इंजरीज के साथ डील करने की। इस वजह से एमआई ने जो 2020 के बाद जो स्ट्रगल्स फेस किए वो बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल है वो चीजें। मेरे को अगर तो पूछे ना, मुझे ऐसा लगता है कि एमआई शायद इनोवेट नहीं कर पाया विद टाइम। मतलब वो लोग 2020 तक गए और वहां से उनको लगा कि व्हाट गॉट देम हियर विल टेक देम अहेड।
फॉर एग्जांपल 2021 में वो लोग 5th एंड किए, नॉट बैड, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 2008 में 5th आए थे, 2016 और 18 में भी बीच-बीच में ऐसे साल थे जहाँ पर उन्होंने अच्छा नहीं किया, 2009 में तो 7वें थे। लेकिन जो 2022 से लेके 24 वाला है, भाई वो हॉरेंडस ही होता चला गया है। अभी जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में 24 में शायद ये आया था क्या? 2023 के शायद ये लोग ने खाली प्लेऑफ में क्वालीफाई कर पाए थे। तो बेसिकली 2021, 22, 23, 24, 25 पिछले 5 सीजन में सिर्फ एक बार ये लोग टॉप 4 में एंड कर पाए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जिन्होंने 5 टाइटल्स जीते, व्हिच इज जस्ट क्रेजी। मैं उसमें से थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ। मैं 2022 वाले सिचुएशन में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर ना मेरे को लगता है दे जस्ट वेंट कंप्लीटली डाउनहिल। ठीक है, उन्होंने बॉटम फिनिश किया था, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ 4 मैच जीते थे ब्रो। एक टीम जिसमें सब कोई था, 2022 में तो शायद बुमराह भी खेल रहा था। दुबई में ये पूरा सीजन हुआ था और फोर्थ सिर्फ 4 मैचेस जीते थे। मेरे को लगता है यहाँ से ना, यहाँ पर मेरे को लगता है कि मुंबई मैनेजमेंट काइंडा रन आउट ऑफ आइडियाज वाला सिचुएशन। मैं क्यों ऐसा कहना चाहता हूँ कि उनको क्या लगा था, उन्होंने ये सोचा था कि रोहित शर्मा हमें और आगे तक खींचेगा, लेकिन सडनली जो नोज डाइव आया है, मेरे को लगता है मुंबई इंडियंस या उनकी जो भी मैनेजमेंट है वो केपेबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रोहित शर्मा के बाद मे बी हार्दिक पांड्या होना चाहिए था, चलो हार्दिक पांड्या हट गया, मे बी सूर्या या जसप्रीत बुमराह होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बाहर से यू नो पोच करके हार्दिक पांड्या को लाया, उसका जो हार्दिक पांड्या वाला पूरा सीन हुआ क्लियरली दिखा रहा है कि मुंबई इंडियंस सडनली रन आउट ऑफ आइडिया और ये क्विक फिक्स था। क्या थॉट्स थे तेरे इस पे? मुझे ये तो बहुत बड़ा क्विक फिक्स था। जो हार्दिक पांड्या वाला जो भी सिनेरियो था, उसमें सबसे बड़ी गलती ही मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की थी। ठीक है, पहले तो शायद तुम्हें हार्दिक पांड्या को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने ही नहीं देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलो जो भी तुम्हारे अपने आइडियाज थे कि नहीं हम रोहित शर्मा के साथ स्टिक करेंगे वो सब। अब जब वो चला गया है तो तुमको वैसे पोच करके उसको लाना नहीं चाहिए था। तुमको बिलीव रखना चाहिए था बुमराह पे, सूर्या पे, ये लोगों पे। क्योंकि कहीं ना वो सीजन जो था, पिछला सीजन जहाँ पे हार्दिक पांड्या पीछे से आया था, टीम पूरी डिसजॉइंट दिख रही थी। पूरा पता चल रहा था कि टीम कनेक्टेड नहीं है, टीम में केमिस्ट्री नहीं है। और हार्दिक पांड्या के जो अपने पर्सनल स्ट्रगल्स थे, जो भी था वो भी क्वाइट विजिबल था। वहां पे एमआई मैनेजमेंट बीइंग सच अ लेजेंडरी मैनेजमेंट ने फॉल्टर कर दिया। या वहां से मेरे को अब ये देखना है कि क्या ये मैनेजमेंट कोप अप कर पाएगा, या फिर ये वही मैनेजमेंट रह जाएगा जो एक पॉइंट के टाइम बस फेज आउट हो गया कि हाँ भाई 2020 से हमारा फेज खत्म हो गया। ठीक है। क्योंकि देख, इसमें कैसा ना, आईपीएल की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि तुमको हर साल ना इवॉल्व होते रहना पड़ेगा। कई कई बार मतलब हर ये लीग ऐसा है ना कि हर 3-4 साल में तुम्हारा ट्रांजिशन आ सकता है, तुम्हारे प्लेयर्स चले जाएंगे, तुम्हारे कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाएंगे, और कंसिस्टेंटली हाई स्टेक्स है, मतलब हर सीजन स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इवॉल्यूशन एक मेरे को लग रहा है ना कि एक बहुत मतलब जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो लोग अपने समय से बहुत आगे की मैनेजमेंट हुआ करती थी, अपने समय से बहुत आगे की कोशिश हुआ करती थी, वो सडनली ऐसा लग रहा है कि वो उसी समय में अटक गए, व्हिच इज सो वियर्ड। मैं नेक्स्ट मैं थोड़ा उससे मैं बताता हूँ, मैं एक और चीज इसमें पॉइंट आउट करता हूँ कि वो लोग ना अपने लेजेंड्स का रिप्लेसमेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा मतलब वो पीछे रह गए। जैसे कि यार फॉर एग्जांपल सीएसके, तो जैसे अगर हसी बहुत टाइम तक था तो उसके बाद फैफ आया, फैफ के बाद कॉनवे आ गया, तो वो एक फॉरेन ओपनर वाला हमेशा एक अच्छा स्लॉट था। उस जैसे वैसे वो हमेशा वो अब देख पोलार्ड की जगह उन्होंने टीम डेविड ट्राई किया, हार्दिक पांड्या ट्राई किया, बीच में नमन धीर को ट्राई किया था, ना जाने कितने अलग अलग लोगों को ट्राई किया, वो सक्सेस उनको नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद मलिंगा वाली जो प्लेस है, बुमराह कितना भी ग्रेट हो, मलिंगा जितना आईपीएल में ग्रेट नहीं है। ठीक है, वो अब उनके लिए भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे स्पिनर का इशू हो गया था कि भज्जी के जाने के बाद कोई अच्छा स्पिनर नहीं था। ठीक है, तो वो वाला इशू रिकरिंग इश्यूज में फंस रहे हैं वो। इसमें इसमें मैं तेरे को ना एक थोड़ा सा काउंटर देता हूँ। मेरे को लगता है इसमें मैनेजमेंट ने कुछ गलत नहीं किया। वो लोग ने ईशान किशन लाया, वो लोग ने सूर्य कुमार यादव लाया, रोहित शर्मा तो तुम्हारे पास था, तुम वो लोग तिलक वर्मा को लेके आए, वो लोग कायरन पोलार्ड के, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल तो चलो बहुत पहले खेल चुका था। टिम डेविड के अलावा और कोई आया था बीच में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग, वो लोग जोफ्रा आर्चर लेके आए, वो लोग ने बीच में एक उनका जो टकला था यार, लेफ्ट हैंडेड आरसीबी वाला, जो हाँ, टिमाल मिल्स। तो भाई मैनेजमेंट के पास जो अवेलेबल था, क्योंकि तेरे को ऐसा कोई भी ऑप्शन याद है जहां पर तू बोले कि मुंबई इंडियंस से ऑप्शन खराब खेला? कोई भी ऑप्शन था? वही वो उनके जो भी रिप्लेसमेंट्स थे उनने उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। अब तू सोच अब जैसे कि उन्होंने बोल्ट को खोया 2020 के बाद, तो वो लोग जेसन बेरेंडॉर्फ को लेके आए। लेकिन भाई बेरेंडॉर्फ और बोल्ट में बहुत जमीन आसमान का अंतर। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि
जैसे कि वो एक टाइम पे उनके पास मिचेल मैक्लेनेगन था, मिचेल जॉनसन के हटा के वो लोग मैक्लेनेगन के पास गए। मैक्लेनेगन कभी भी उतना बड़ा नाम नहीं था, बट ही परफॉर्म, ठीक है। लेकिन 2024 का तू स्क्वाड देख ले, एक स्क्वाड है जिसमें रोहित शर्मा है, तुम्हारा ईशान किशन है, तुम्हारा सूर्या तिलक, क्या कहते हैं, हार्दिक पांड्या। भाई इतनी स्टैक्ड लाइनअप है और सिर्फ 4 जीत है तुम्हारे पास, कैसे पॉसिबल है? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोर देन टीम, टीम तो बना दिया, कहीं ना कहीं है ना एक रोल क्लैरिटी, एक कोहेजन, एक बहुत बड़ा दिक्कत आ गई। मेरे को लगता है जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वो इनका सबसे बड़ा दिक्कत आ गया। लेकिन जो ताकत है वो अपने बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स पे बात करते हैं। तेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर अगर तेरे से पूछा जाए कि भाई क्या है, क्या फैक्टर रहा है कि इतनी सक्सेसफुल रही है? जैसे कि तू चेन्नई का अपने बात करते हैं कि एक रोल क्लैरिटी की अपने ने बात की थी कि भाई बहुत सारे सीज थे, उसमें से क्लैरिटी बहुत क्लियर था कि भाई एक एवरेज से एवरेज प्लेयर को क्लियर था कि मुझे करना क्या है। व्हाट इज इट अबाउट द मुंबई इंडियंस? नहीं यार देख, वो रोल क्लैरिटी वाली बात जो है ना, वो मुंबई इंडियंस के ऊपर भी लागू होती है कि मुंबई इंडियंस में भी बहुत अमेजिंग रूप से रोल क्लैरिटी दी गई थी। अगर याद हो तुझे, कुछ मैचेस ऐसे होते थे जहां पे हमको पूरा पता होता था कि ये प्लेयर के बाद ये प्लेयर कभी, अगर सिचुएशन अलग है तो पोलार्ड ऊपर आएगा, सिचुएशन खराब मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है तो हार्दिक ऊपर आएगा। वो लोगों के पास कृणाल पंड्या हुआ करता था, अगर लग रहा है कि सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर का ज्यादा दबदबा हो रहा है तो कृणाल पंड्या आगे आएगा। वो वाली जो रोल क्लैरिटी वो लोगों ने अपने प्लेयर्स को देके रखी थी ना कहीं वो भी उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन था। जैसे बीच में वो कुछ डोमेस्टिक बॉलर्स को खिलाते थे जो उनके लिए अच्छा परफॉर्म करते थे। जैसे पता है वो ही लोग थे जो जैसे अच्छे लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने जलत सक्सेना को अपनी टीम में रखते थे। अरे सरनस जलत है ना, वो जयंत यादव को, ठीक है, जयंत यादव को। इसमें ना एक और एनेक्डोट ऐड करता हूँ। केकेआर वर्सेस मुंबई का मैच था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, और उन्होंने ना मिचेल मैक्लेनेगन को क्या कहते हैं अप द ऑर्डर भेजा था। मतलब मेरे को याद है मुंबई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीम जो पिंच हिटर्स को बहुत अलग तरीके से लेती थी और एक्चुअली बहुत इनोवेटिव टीम थी। उन लोगों ने मिचेल मैक्लेनेगन को भेजा, मिचेल मैक्लेनेगन ने केकेआर के स्पिनर्स को खा के खत्म कर दिया था। एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत कड़क कैमियो खेला था। तो मेरे को लगता है इनोवेशन बहुत एक अच्छा था। लेकिन उसी पे आते हैं, मेरे को लगता है ना टीम कल्चर उनके लिए बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जितनी भी वो पूरे उनके इंपॉर्टेंट है, जो भी जितना भी मैंने बाहर से देखा है, मेरे को लगता है ना एक कल्चर ऑफ सक्सेस है उनके पास, और एक जो उनकी जो पूरा पॉइंट है वन फैमिली, एमआई फैमिली। मेरे को लगता है ना कहीं 2024 या रिसेंट टाइम में वही गलत हुआ है। जो उनका पूरा कल्चर है ना कहीं वही डिस्टर्ब हुआ है भाई। महिला जयवर्धन उनका कोच था, कायरन पोलार्ड उनकी, तो वो एक्चुअली में लगता था कि वो एक फैमिली है, एक है ना वो क्या कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की एक बड़ी सी फैमिली है। टॉम डोरेटो, क्या कहते हैं अगर कोई भी देखता है, डोमिनिक टोरेटो, दैट इज तुम्हारा मेन कैरेक्टर, दैट इज रोहित शर्मा, एंड बाकी सब लोग उसके अराउंड रैली अराउंड कर रहे हैं। टीम कल्चर और टीम स्पिरिट मेरे को लगता है उसका चेन्नई से भी बहुत आया था। वेर इज चेन्नई मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा वन मैन सेंटर्ड है, उसके आसपास उनका है कि भाई धोनी कुछ भी कर लेगा। वेर इज मेरे को लगता है ना कि मुंबई इंडियंस इज वेरी क्या कहते हैं फैमिली ड्रिवन वाला है कि रोहित शर्मा का एक रोल है, रोहित शर्मा एक अलग तरीके से कमांड करेगा। देयर इज केरन पोलार्ड, देयर इज लसित मलिंगा, तुम्हारे कोचिंग स्टाफ में तुम्हारे पास शेन बॉन्ड था, महिला जयवर्धन ऑलरेडी है। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीम कल्चर और स्पिरिट। मतलब तेरे कुछ थॉट्स है क्या? मतलब यार मेरे थॉट्स तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये लग रहा है कि जो तू बोल रहा है ना कहीं इवन दो टीम कल्चर और ये सब होते हुए भी जब वो टीम फेल हो रही थी ना, तब वही हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा क्यों फेल हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि वो अब बता, जब सब कुछ किसी टीम का इतना स्टेबल है, मैनेजमेंट पंजाब पंजाब जैसा नहीं है कि भाई कोचिस चेंज हुए जा रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हुए जा रहा है, प्लेयर्स रिटेन नहीं हो रहे, सब कुछ वो लिटरली अपना कोर ग्रुप रिटेन करने में सक्षम रहे हैं। वो अपनी टीम स्पिरिट, टीम कल्चर बना के रखने में सक्षम रहे, और फिर भी वो लोग हारे जा रहे थे। वो देखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था एज अ क्रिकेट फैन। नहीं, मेरे को लगता है ना कहीं ना कहीं वो भी पूरा फील है जो मुंबई द सिटी का फील है। अभी मैं तो कभी मुंबई में रहा नहीं हूँ, लेकिन बाहर से जो सिटी का पर्सोना है कि एक बहुत ही स्पिरिट, एक स्पिरिट है ना कि नेवर डे, कि मुंबई कीप्स ऑन गोइंग, ऐसा इस टाइप का हुआ है कि मुंबई कभी रुकती नहीं है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं है ना दैट इज मुंबई इंडियंस ऑल्सो, कि वो लोग एक जगरनॉट है, डजंट मैटर व्हाट दे विल कीप गोइंग। एक मुंबई का स्पिरिट है, दैट इज मुंबई इंडियंस का स्पिरिट। एंड बंदे भी उनके पास ऐसे थे भाई, लासित मलिंगा। मैं उस बंदे पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि कभी उस बंदे की बात नहीं होती, मैं उसको ना टीम कल्चर और स्पिरिट से देखने देता हूँ। 2007 का जो वर्ल्ड कप है जहां पर बहुत फेमसली लोगों को याद होगा 4 बॉल में 4 विकेट लिए थे, 6 या 8 रन चाहिए थे जीतने के लिए, क्या कहते हैं अफ्रीका को 32 बॉल में हाँ अफ्रीका को 5 या 6 रन चाहिए थे 32 बॉल में। वहां से लसित मलिंगा ने आके 4 विकेट लिए थे 4 बॉल में, ठीक है, दैट इज लसित मलिंगा, ठीक है। 1 रन चाहिए
या 2 रन चाहिए, 3 रन चाहिए, कुछ 7 रन चाहिए थे चेन्नई को जीतने के लिए। वहां से बंदा आके 1 या 2 विकेट ले रहा है, उसमें से एक मतलब एक सेट बैट्समैन दैट इज शेन वॉटसन, उसको बॉलिंग कर रहा है एंड उसके दिमाग में इतनी क्लैरिटी कि नहीं भाई शेन वॉटसन हो कि कोई भी मैं खा जाऊंगा। 2014 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इट वाज मतलब हर कोई ये बोल रहा था कि इंडिया जीतेगा क्योंकि इंडिया एक जगरनॉट की तरफ फाइनल में गया था। उसने एक प्लान लेके आया, उसको पता था कि विराट कोहली और धोनी दो वर्ल्ड में एक दो ऐसे बैट्समैन जिन्होंने मेरे को बहुत मारा है, ठीक है, बहुत सबको पता था कि विराट कोहली और धोनी अगर किसी ने मलिंगा को सबसे ज्यादा मारा तो ये दो बंदे हैं। उन दोनों के सामने एक प्लान लेके आया कि मैं यॉर्कर्स अपने वाइड यॉर्कर्स के साथ जाऊंगा। उसने अपने क्या कहते हैं अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखा, दैट इज लसित मलिंगा। एंड वो मेरे को लगता है ओवर द इयर्स मुंबई इंडियंस की इतनी बार दिखाए भाई, इतनी ज्यादा बार दिखाए। अगेन दैट गाय इज समवन लाइक कायरन पोलार्ड। मेरे को इतने सारे अनबिलीवेबल मैचेस याद हैं, ऐसा लगता है कि कैसे कैसे हो रहा है। और मेरे को जो चेन्नई वाला फाइनल था मुझे याद है कायरन पोलार्ड और कृणाल पंड्या का शायद एक पार्टनरशिप हुआ था ना, बहुत क्रेजी सा पार्टनरशिप हुआ था। वही वही मुंबई इंडियंस का क्या बोलते हैं कल्चर और स्पिरिट वाला है। वेरेस जहां पर चेन्नई बहुत ज्यादा अंडरडॉग की टीम लगती थी कि बहुत अंडरडॉग प्लेयर्स हैं और वो लोग एकदम अपने पंच से अबव इट क्या कहते हैं बहुत कर लेते। वेरेस कायरन पोलार्ड लसित मलिंगा टाइप के ऐसे बंदे इतने ज्यादा हाईली स्पिरिटेड बंदे थे कि व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट वो लोग एक्चुअली में खड़े होते थे तो करके दिखाते थे। एंड दैट इज होल स्पिरिट एंड होल कल्चर अबाउट मुंबई इंडियंस। क्योंकि भाई मुझे इतने सारे मैचेस याद है, मैं सोचता था कि यार ये मलिंगा कैसे कर रहा है। मेरे को मैं लिटरली आज भी सोचता हूँ भाई एक बॉल में 2 रन चाहिए था ना शार्दुल ठाकुर को, एक बॉल में 2 या 3 चाहिए था। 3 रन नहीं, एक बॉल में 2 ही रन चाहिए थे। हाँ 2 रन चाहिए था। अब भाई तू सोच, तू खुद बॉलिंग करता है, तू कभी भी स्टंप्स पे टाकेगा, कभी भी स्टंप्स में मारेगा। वो भी भाई स्लोअर बॉल, स्लोअर यॉर्कर कैसे। स्लो यॉर्कर, स्लो यॉर्कर। भाई मैं क्यों इसको वो करना चाहता हूँ भाई, कोई भी कैप्टन होता वो जाता बात करता मलिंगा को एक बॉल डालने को बोलता कि ये बॉल डालना है, ये प्लान रहेगा। उसने भरोसा रखा मलिंगा पे और मलिंगा ने अपने पे भरोसा रखा और मलिंगा को ये पता था कि यहाँ से मैं अगर हारूंगा, क्यों उसने अपने आप पे भरोसा रखा और एक्सिक्यूट किया कि उसको पता था कि पूरे पीछे पूरा प्लेथर ऑफ मैनेजमेंट है जो उसे बैक करेगा। भाई एक स्लोअर यॉर्कर डालना ऐसे सिचुएशन में भाई मतलब जो तुम्हारे क्या करियर की लास्ट बॉल है आईपीएल में। आई तो इमेजिन कर ब्रो, बॉल्स भाई अपने बोलते हैं बॉल्स ऑफ स्टील थे भाई लसित मलिंगा के। भाई मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि उसके बारे में बात नहीं होती है, उसके बारे में बात नहीं होती। आजकल के बहुत सारे बच्चे, आजकल के बहुत सारे फॉलोअर्स जानते नहीं है कि लसित मलिंगा की पेडिग्री क्या थी भाई। तुम इमेजिन करो एक बॉल में 2 रन, मेरे को पता है मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ बट इट वाज सो गुड। एंड आरपीएसजी वाला भी फाइनल ओवर उसी ने डाला था कि किसने डाला था वो मेरे को याद नहीं है। जी वाला में हाँ शायद उसने शायद डाल। मेरे को याद है उसके पहले मिचेल जॉनसन ने डाला था उसका। तो वही उसका कल्चर वो स्पिरिट है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े स्ट्रेटेजिक प्लेयर सिलेक्शंस पे बात करते हैं। मैं थोड़ा तेरे पे लाइमलाइट डालता हूँ ब्रो। तू मुझे ये बता, तूने मुझसे ज्यादा आईपीएल फॉलो किया है, तू मुझे ये बता कुछ कपल ऑफ स्ट्रेटेजिक तेरे को याद हो कि हाँ इस टाइप का, जो तूने मिचेल मैक्लेनिगन वाला और जॉनसन वाला मेरे को एक एनेक्डोट बताया था, तू मेरे को यहाँ बता कि वो क्या एनेक्डोट था। जैसे मैं ना भाई एक प्लेयर का नाम, जैसे लोग स्काउटिंग, एमआई की स्काउटिंग, ये वो अभी बहुत सारी बातें करते हैं कि हार्दिक पांड्या लिया, कृणाल पंड्या, ये वो। भाई एमआई वो टीम थी ना जिसने सौरभ तिवारी को स्टार बना दिया। ठीक है, मतलब अगर उससे पहला कोई ऐसा प्लेयर हो ना भाई जो एमआई से लाइमलाइट में आया था, वो सौरभ तिवारी था। ठीक है, तो ये सोच सौरभ तिवारी इस हद तक इस लेवल पे पहुंच गया था। वो इंडिया के लिए तो खेला ही, जो भी उसका फेयर शेयर ऑफ लक था उसके साथ। आरसीबी ने रोहित शर्मा को छोड़ के सौरभ तिवारी को बाय किया। ठीक है, सेम ऑक्शन में, जिस ऑक्शन में सौरभ तिवारी को एमआई ने छोड़ा था, सेम प्राइस पे रोहित शर्मा एमआई के पास आया था, सेम प्राइस पे सौरभ तिवारी आरसीबी के पास गया। ठीक है, ड्वेन ब्रावो जो सीएसके लेजेंड है ना भाई, वो एमआई का पिक था। एमआई में वो खेलता था पहले, इवन विराट पोलार्ड, हाँ वो कप्तानी कर चुका है। कोई ये सोच नहीं सकता था दिनेश कार्तिक को एमआई नंबर 3 पे खिला के कितना बर्जर्क बना देगी। भाई मैं और मेरा पप्पा पागल के तरह देखते थे कि ये पागल है सारा, आता है और मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है। भाई मेरे को याद है एक टाइम पे ऑरेंज कैप होल्डर था वो। हाँ किसी को याद, मुंबई इंडियंस के थर्ड में खेलता था। भाई ऐसे कितने बंदे हैं भाई, मेरे को लगता है ना कहीं नीतीश राणा, नीतीश राणा भाई एमआई, एमआई का वो प्रोडक्शन है नीतीश भाई स्मिथ
ड्वेन याद है भाई ड्वेन स्मिथ के लिए मेरे को आज भी याद है एक चीज। जब जिस ऑक्शन में ड्वेन स्मिथ को परचेज किया था सीएसके ने, उस ऑक्शन में भी सेम ही चीज हुई थी कि माइकल हसी यहाँ से एमआई चला गया था सीएसके से, और ड्वेन स्मिथ एमआई से सीएसके आ गया था। ठीक है, तो जब स्टीफन फ्लेमिंग से पूछा गया तो स्टीफन फ्लेमिंग ने बोला इफ यू कांट स्टॉप ड्वेन स्मिथ जस्ट बाय हिम। भाई परेशान हो गए थे वो लोग ड्वेन स्मिथ से। उसने 2-3 मैच ऐसे जिता दिए सीएसके के सामने। एक बार बॉलिंग से लास्ट में आके कुछ छक्के, लास्ट 3 बॉल में 14 रन चाहिए थे, बेन इल्फनोस बॉलिंग कर रहा था और एक छक्का 2 चौका मारा था और सब एक ही जगह पे मारा था, एकदम डेड स्ट्रेट एकदम। भाई उसमें पता है तू अगर उनका फोकस करे ना, जहां पर अपने आरसीबी वगैरह की बात करते हैं कि बहुत सारी टीमें ऐसी होती है ना कि बड़े बड़े नामों के पास जाती है, मेरे को लगता है ना मुंबई इंडियंस हैव ऑलवेज बी वेरी ऑनेस्ट। तू जैसे कि तू प्लीज एक बार मिचेल मैक्लेनेगन वाला मेरे को एक बार एनेक्डोट बता दे, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब मिचेल मैक्लेनेगन भाई कौन है, कौन से देश से खेलता है? मैं इतना बड़ा क्रिकेट फैन था लेकिन मेरे को नहीं पता था मिचेल मैक्लेनेगन कौन है। ठीक है, ऐसे में एक और नाम लेता हूँ भाई मिचेल मैक्लेनेगन के जैसा, अरे यार मैं नाम भूल गया। ठीक है चल, मेरे को अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे एक और चीज मैं बताता हूँ, जो क्विंटन डिकॉक आया था एमआई के पास, तो आरसीबी में कुछ उसका इतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। सबको ऐसा ही लगता था भाई वो स्लो खेलता है, लेकिन तुमने देखा पार्थिव पटेल ने एमआई के लिए कितनी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली है। अगर किसी को याद हो तो वो भी एमआई के लिए खेल चुका है। तो मैं जो मिचेल मैक्लेनेगन की स्टोरी बता नहीं रहा या तो भूल गया, तो एनेक्डोट कुछ ऐसा है कि रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास जब मिचेल जॉनसन था और उसने तुम्हारे लिए डिसेंट किया तो तुमने उससे हट के मिचेल मैक्लेनेगन के पास क्यों गए? तो वहां पर रोहित शर्मा का ये आर्ग्यूमेंट था कि मिचेल जॉनसन जो है ना वो बहुत ज्यादा हिट द डेक हार्ड बॉलर है, वेयरएज मिचेल मैक्लेनेगन इज नेचुरली थोड़ा आगे डालता है, कटर्स डालता है लेकिन थोड़ा आगे डालता है, और मुंबई की कंडीशंस में उस टाइप के बॉलर ज्यादा बेटर रहेंगे। जॉनसन 2011 12 13 14 15 में तो एक मेनेस था। ऐसे में मुंबई इंडियंस अपने आप से ऑनेस्ट रही, उन्होंने नाम पे नहीं गए, वो लोग ऐसे स्ट्रेटेजी पे गए कि हाँ ये बंदा हमारे लिए ज्यादा बेटर है और उसने तुमको कप जिता दिया है। ठीक है, वो तुम्हारे एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था। तो ये कहीं ना कहीं वो पूरा पॉइंट है। उसके साथ ना मैं थोड़ा जाते हैं टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं अपने, ये तो पूरा बात करते हैं कि भाई कितने बड़े बड़े कितने अमेजिंग उनके वो थे। मेरे को तू है ना कुछ टैक्टिकल डिसीजंस बता। अगेन मैं थोड़ा है ना वापस दो अमेजिंग उस पे जाता हूँ, आरपीएसजी वाले फाइनल और चेन्नई वाले फाइनल पे जाता हूँ। और साथ में वो कृणाल पंड्या वाला फाइनल, अगेन वो चेन्नई वाला ही फाइनल था। तो मुझे ये बता कि तेरे को कुछ टैक्टिकल हाइलाइट्स याद है जो तेरे को लगे हो कि भाई ये मुंबई इंडियंस ने कुछ अमेजिंग स्टफ लेके आए बाहर? मतलब यार मुझे सच तो यही याद है कि आरपीएसजी वाले फाइनल में, कि भाई आरपीएसजी वाला फाइनल ऐसा था कि 24 बॉल में 26 रन चाहिए। स्टीव स्मिथ और एमएस धोनी बैटिंग कर रहे हैं, मनोज तिवारी, डैन क्रिश्चियन ये लोग बैटिंग करना आना बाकी है, और वहां से एमआई वो मैच 1 रन से जीती यार। तो सोच, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है मैच थोड़ा सा लेट हो गया, मैं बोला अब तो क्या ही बचा है मैच में, छोड़ो ये तो जीत जाएगा आरपीएसजी, बात खत्म, कोई नहीं। आके देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद तो मैच टाइट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ तो हार गई आरपीएसजी 1 रन से। मैं तो भाई पूरी उसकी बॉल बाय बॉल हाईलाइट देखा कि साला हुआ क्या है ये, कि ये कैसे हो सकता है। वैसे वो एमआई वाला जो फाइनल था वो तो मतलब थोड़ा सा सीएसके डाउन एंड आउट ही था, उसमें तो वॉटसन ने अपने गेम को बना के रखा था। पर मैं उसके अलावा एक और फाइनल बताता हूँ। एक ऐसा फाइनल था जहां पे चेन्नई के पहली ओवर में 2 विकेट गिर गए थे, 2015 वाला फाइनल था शायद, हाँ 2015 वाला ही होगा। तो उसमें लसित मलिंगा आता है और सबसे पहले पहली ही बॉल पे यॉर्कर मारता है माइक हसी को। ठीक है, हार नहीं यार एली ओवर ना, और माइक हसी एलबीडब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सुरेश रैना आता है नंबर 3 पे, पहली बॉल पे सुरेश रैना को बाउंसर मारता है, सुरेश रैना आउट हो जाता है। मतलब मैच वहां पे पहली ओवर में सील कर दिया था लसित मलिंगा ने एमआई के लिए। उसके बाद बद्रीनाथ को भेजा जाता है, फिर बहुत कुछ होता है, कोई मैं बताने का इस पे सेंस नहीं। थोड़े उसके थोड़े अमेजिंग टैक्टिकल डिसीजंस पे भी जाना चाहता हूँ। मेरे को एक मैच याद है, केकेआर वर्सेस मुंबई, दुबई वाला ये पूरा एरा था। मैच ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड था। केकेआर ने वन ऑफ द वेरी रेयर ऐसा सिचुएशन था कि केकेआर ले गया मैच वहां से, लेकिन बॉल फंस रहा था। ऐसे में दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल सेट आंद्रे रसल, दिस इज द टाइम ऑफ 2016 17 18 वाला, जहां दिनेश कार्तिक भी अपने पावर्स के पीक पे जा रहा था। आंद्रे रसल वाज ऑलरेडी आंद्रे रसल। ऐसे में उसने क्या किया, कोई भी टीम होती है ना ब्रो, वो क्या करती है अपने मेन पेसर्स के पास जाती है कि भाई हमें बचना है, जो हमारा प्रूवन मटेरियल है कि आगे डालो या बाउंसर्स डालो उससे बचने की कोशिश करो। वो जाता है रोहित शर्मा कृणाल पंड्या के पास, और कृणाल पंड्या से उसने दिनेश कार्तिक
एंड आंद्रे रसल के सामने बैक टू बैक 2 से 3 ओवर्स करवाए और वहां से उन्होंने वो मैच को निकाल लिया था। मुझे आज भी एक मैच याद है, केकेआर वर्सेस अगेन मुंबई। फाइनल ओवर में कुछ 9-10 रन चाहिए थे और यूसुफ पठान बैटिंग कर रहा था, ठीक है। एंड उसके सामने कायरन पोलार्ड को भेजा और पता है पूरा पूरा आइडिया क्या था उस टाइम पे ना, स्लोअर बॉल्स इतना मार्केट में चले नहीं थे। कायरन पोलार्ड से उसने ये प्लान करवाया, अगेन यूसुफ पठान वाज वन ऑफ दोस्त जो उसको शॉर्ट बॉल पिच खेलना अच्छे से आता नहीं था। उसने ऑफ कटर्स और लेग कटर्स का ट्रैप बनाया था और उससे आउट किया था। अगेन एक क्वालिफायर वाला मैच याद है जहां पर सूर्य कुमार वाज प्लेइंग फॉर केकेआर, ठीक है। तब मुंबई इंडियंस ने एक अंदर आती इन डिपर्स का प्लान बनाया था सूर्य कुमार के लिए कि हर बॉल स्टंप्स पर डालेंगे और 2 बंदे रखे थे, एक फाइन लेग और एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं डीपिश स्क्वायर लेग, काइंड ऑफ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, कि भाई वो अपना फ्लिक खेले और वहां आउट होगा। अब ये तुम्हें बहुत कॉमन लगेंगे लेकिन आज के टाइम में तुम्हें इतने कॉमनली होते हुए दिखेंगे नहीं। ये उस टाइम पे रोहित शर्मा या उनकी मैनेजमेंट ने ये चीजें करके दिखाई थी। एंड ऑब्वियसली जो इंट्रोडक्शन ऑफ पीयूष चावला, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइक्स ऑफ जयंत यादव, जो बैटिंग उन्होंने डायनेमिक्स दिया था, मेरे को याद है जिस तरह से रोहित शर्मा, ईशान किशन स्टार्टिंग में एकदम हो जाते थे, तो ये सब बहुत रेयर साइड थे। और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्दिक पांड्या, जिस तरह से हार्दिक पांड्या को लोग स्पिन बैशिंग की तरह यूज करते थे, तो ये सब बहुत बड़े टैक्टिकल डिसीजंस थे जो उस टाइम पे एकदम काफी अनप्रेसिडेंटेड थे, काफी प्रेसिडेंटेड। लेकिन उसके साथ मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस की है ना पूरी डीएनए, पूरी आइडियोलॉजी पे अपनी बात करते हैं। अच्छा एक बात बता कि जहाँ पे बात करते हैं थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कि अपने बात करते हैं टीम बिल्डिंग पे, कि मेरे को लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मेरे को लगता है बहुत सारी टीम है जो बड़े से बड़ा कोच एक्वायर कर लेगी, बड़े से बड़ा प्लेयर एक्वायर कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत डेमोक्रेटिक सिचुएशन है ना आईपीएल की, तुम किसी को भी ला सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो। ऐसे में टीम बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर मुंबई इंडियंस क्या अलग कर रही है कंपेयर टू अदर्स लाइक्स ऑफ क्या कहते हैं पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, बैंगलोर, उससे अलग क्या कर रही है? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि देख, एमआई के टीम बिल्डिंग में उनकी जो स्काउटिंग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तभी वो लोग इतने यूनिक यूनिक प्लेयर्स लेके आ पाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है ना, कि इवन दो, हाँ, जैसे तूने बोला कि बहुत डेमोक्रेटिक है, भाई तुम किसी को भी ला सकते हो, जैसे वो मलिंगा को लाए थे, पोलार्ड को खरीदा था, बोल्ट को खरीदा था। इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम्हारे पास एक होम ग्रोन स्टार हो, ठीक है। जैसे कि सूर्य कुमार यादव को इतना बड़ा नाम नहीं था जब वो केकेआर से एमआई में आया था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्या का ग्रोथ भी एमआई में हुआ है। हमको सबको पता है जो उनके स्काउटेड प्लेयर्स थे, पंड्या ब्रदर्स, बुमराह हो, जैसे फिलहाल के लिए नमन धीर है, या विघ्नेश पुथुर, या अश्विनी कुमार जो भी अभी खेल रहे हैं। मेरे को हमेशा ये लगता है कि भाई एमआई ने ना उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि भाई वो अक्रॉस द 12 मंथ साइकिल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे प्लेयर्स, हमारे जो स्काउट्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे। अब देख, स्काउटिंग के साथ दिक्कत ये होती है ना कि हमेशा तुमको लग सकता है कि बहुत पोटेंशियल है, वो बंदा जेम है, जरूरी नहीं है वो टर्न आउट करे वैसा। जैसे मैं एक नाम बताता हूँ जो वो लोग ढूंढ के लेके आए थे लेकिन उतना अच्छा टर्न आउट नहीं किया, मार्को येंसन का भाई, ड्वेन येंसन, ठीक है, शायद ड्वेन ही नाम था उसका, जो, हाँ। डुआन डुआन तो भाई जब एमआई उसको लेके आया था तब मैं टेंशन में था कि साला ऐसे इतना लंबा है, एमआई के पिच पे ऐसे इतना बाउंस होता है, ये अगर अच्छा प्लेयर बन गया एमआई के लिए यहाँ से, तो भाई बोल्ट, बुमराह, वो सामने वाली टीम क्या करे भाई, ना बोल दे कि हमको नहीं खेलना, फॉरफिट कर दो, रहने दो। भाई ऐसा ऐसा मुझे उस टाइम पे लगता था जब लसित मलिंगा और बुमराह टेंडम में बॉलिंग करते थे। मैं बोला भाई अब ये तो अलाउड ही नहीं, ये तो बैंड होना चाहिए। कैसे भाई, तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए, इनका सब इतना है कि क्या करें। लेकिन जहां पर ठाकुर ने बात किया ना, ठाकुर मेरे को लगता है थोड़ा स्पेसिफिक गया। मैं थोड़ा और जूम आउट करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर से बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है ना, वो लोग इन्हें मार्की इंटरनेशनल प्लेयर्स और डोमेस्टिक टैलेंट का बहुत अमेजिंग मिश्रण बनाते हैं। तो भाई तू ईयर आफ्टर ईयर देखना, जैसे आरसीबी इज टोटली सराउंडेड अराउंड स्टार प्लेयर्स, खत्म स्टार्स, ठीक है। वेयर केकेआर इज वेरी मच सराउंडेड अराउंड वेस्ट इंडियन टैलेंट्स, इन दैट टॉप इंडियन टैलेंट, वेस्ट इंडियन टैलेंट्स। चेन्नई इज वेरी इस धोनी एंड स्टफ, हमने ऑलरेडी इस पर बात किया। लेकिन मुंबई इंडियंस में ईयर आफ्टर ईयर देख रहा हूँ, स्टार्ट से आखिर तक आज तक मैं यही देख रहा हूँ, जहां स्टार्टिंग में उनके पास शॉन पॉलक वगैरह थे, तो उनके पास बहुत सारे इंडियन प्रज्ञान ओझा जैसे टैलेंट थे। फिर बीच वाला फेज आया जहां उनके पास लसित मलिंगा जैसे थे, तो उन्होंने बुमराह जैसा चैंप वो लोग ने अनअर्थ किया। बीच वाला जो 2020 वाला फेज था जहां पर रोहित शर्मा, तो उनके साथ एक ईशान किशन को एडजस्ट किया। आज के टाइम पे जहां सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या ऐसे टॉप नाम है, तो तिलक वर्मा, नमन धीर, नेहल वधेरा जैसे लास्ट ईयर थे, ऐसे बंदे को लोग कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा मिश्रण बना रहे हैं ब्रो। ये उनकी, मेरे हिसाब से ना, यही उनका टीम बिल्डिंग प्रोसेस है कि वो लोग पोजीशंस तो चाह रहे हैं लेकिन वो लोग बहुत अच्छा मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं कि टॉप मार्की प्लेयर उसके साथ एक इमर्जिंग इंडियन प्लेयर को जोड़ो और बूम,
दैट्स इट, दैट्स मुंबई इंडियंस फॉर यू। मैंने तुझे एक वो लिस्ट भी भेजी थी, पता है, आज ही इंस्टाग्राम पे, कि भाई कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू आईपीएल सीजन मुंबई में रहा है, भले अब वो किसी और के लिए बड़े नाम बन गए हैं, जैसे युजवेंद्र चहल हो गया या कुलदीप यादव, इवन फॉर दैट मैटर शिखर धवन मुंबई के लिए खेला, पटेल, अक्षर पटेल मुंबई के लिए खेला, रमनदीप सिंह मुंबई के लिए खेला है। ठीक है, बहुत सारे नाम है यार जो वो लोग डोमेस्टिक से उठा के लेके आते हैं, उसको नर्चर करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये हमारे साथ सेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बाद वो, अब जैसे सड़क से उठा के स्टार बनाते हैं ब्रो। अंबाती रायडू उनके लिए कितना बड़ा प्लेयर था। अंबाती रायडू भाई मुंबई के पहले कोई नहीं जानता था भाई, उस पे बैन था कि वो शायद पहला सीजन तो अंबाती रायडू खेला भी नहीं था आईपीएल का। हाँ, अगेन जो मेरा पूरा पॉइंट था कि जहां पर उस टाइम पे इतने टॉप टियर स्टार्स, भाई तू मुंबई इंडियंस को याद करेगा ना, एक से एक बड़, भाई सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा स्टार था, उसके आसपास कौन खेला था? दिनेश कार्तिक, अंबाती रेड्डी, है ना? तू तू देख रहे हैं सचिन, सचिन से कब अंबाती, कब रोहित शर्मा, कब ईशान किशन, कब सूर्य कुमार पे शिफ्ट हो गए, पता भी नहीं चला। वहीं पर मैं बात करता हूँ ना, जो उनका फिलोसॉफी है पूरा प्लेयर डेवलपमेंट का, मैं ना क्या नाम था इसका, दिनेश कार्तिक का कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था, एंड रमनदीप का भी सुन रहा था। उसमें दिनेश कार्तिक हाईलाइट कर रहा था कि भाई तुम्हारा जो डेवलपमेंट सिस्टम है, जो पूरा रोबस्ट ओवर द ईयर, पूरा राउंड द ईयर जो पूरा सिस्टम है मुंबई इंडियंस का, वो इतना अमेजिंग है। उसका ये कहना है कि अगर मैं कभी भी महाराष्ट्र या मुंबई में हूँ, मैं रिलायंस के या उनसे बात करके एनी डे एनी टाइम पे जाके प्रिपेयर कर सकता हूँ। वो लोग तुमको एक्चुअली में तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, अपार्ट फ्रॉम द मेन जो भी तुम्हारा जो तुमको फीस मिलती है, उसके अलावा तुमको एक्चुअली फंड्स एलोकेट करते हैं। मेरे को याद है वो लोग साउथ अफ्रीका के लिए, शायद रमनदीप के मुंह से सुना था या पूरे कुलदीप यादव के मुंह से मैंने सुना था कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उसको साउथ अफ्रीका तक भेजा था कि वहां का तुम टूर, बेसिकली वो एक अपना पैरेलल बीसीसीआई का सिस्टम चला रहे हैं ना, कि जैसे इंडिया इंडिया टूर का तो ये बार का वो तो ये तो रिसेंट है ना भाई, कि विघ्नेश पुथुर को जब वो लोगों ने स्काउट कर लिया तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास एक मौका है कि हम इसको एज अ नेट बॉलर एमआई टाउन के लिए भेजे, तो वो लोगों ने अपने खर्चे पे उसको एज अ नेट बॉलर एमआई केप टाउन के लिए भेजा था, जहाँ पे वो खेल खेल के भाई और उसकी स्किल्स इंप्रूव हुई। दिनेश कार्तिक ने जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था, दिनेश कार्तिक ने ये बोला था कि ये पूरा ऐसा नहीं कि उसके उन लोगों के पास पैसा है। आज के टाइम में ना आईपीएल के सारे ओनर्स के पास अंधा, भाई अगर कोई एक आदमी 8,000 करोड़ में टीम खरीद सकता है तो एक अराउंड द ईयर तुम्हारे लिए सब कुछ सेटिंग कर सकता है। लेकिन बात आती है कि फिलोसॉफी क्या उनकी, एक्चुअली में ये फिलोसॉफी है कि अपार्ट फ्रॉम जो भी उनका फ्रेंचाइजी ग्रो करे, वो चाहते हैं कि ये प्लेयर ग्रो करे, ये प्लेयर आगे बढ़े। एंड ऑब्वियस, और अगर फैक्ट को ये ना, तो वो कोई T20 कप होता है यार, जो कॉर्पोरेट T20 कप होता है, उसमें रिलायंस टीम को कभी भी उठा के देख लो, जो जैसे रॉबिन मिन्स है, रॉबिन मिन्स के पेरेंट्स का एक इंटरव्यू था कि भाई रॉबिन मिन्स यहाँ तक पहुंचा है एमआई मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, वो अभी एमआई में है, इसके पहले जीटी में था, क्योंकि रॉबिन मिन्स को वो लोगों ने नर्चर किया, लंदन भेजा था अपने पैसों पे, वहां पे वो खेला था, ट्रेनिंग कैंप हुआ था, वहां से वापस आके यहाँ पे वो एमआई के लिए वो कॉर्पोरेट क्लब में, भाई मैं पर्सनली एक इंसान को जानता हूँ जो एमआई के लिए अभी खेल रहा है, मतलब वो कॉर्पोरेट लीग्स में रिलायंस का पार्ट रहता है। ठीक है, वो खुद मतलब उससे जब जो मैंने उसके ऐसे बातचीत नहीं, हार्दिक पांड्या बरुणा में रिलायंस नहीं, पीयूष चावला अभी भी खेलता है भाई। वो पीयूष चावला जब पहले इसके पहले सीजन तक उनके लिए था, तो पीयूष चावला खेलता था यार उनके लिए, वो कॉर्पोरेट। मैं रमनदीप का एक और तेरे को एक हाईलाइट बता रहा हूँ। रमनदीप ने बताया था कि मुंबई इंडियंस का एक अलग से एक ऐप सिस्टम है, जहां पर वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इतना अमेजिंग, इतना प्लेथोरा ऑफ डेटा है कि अगर जस्ट तू ये टाइप करेगा कि रियान निकल्टन वर्सेस जसप्रीत बुमराह, बोलते हैं जितने भी वीडियोस अवेलेबल होंगे, जितने भी स्टैट्स अवेलेबल हो, वो सीधा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तू समझ, कोई एक बंदा जैसा फॉर एग्जांपल रॉबिन मिन्स, उसको कल जाके फेस करना है कि भाई मेरे को कोई भी सुनील नारायण को फेस करना है, उसके पास सुनील नारायण से रिलेटेड सारे डेटा, सारे अमेजिंग स्टैट, सब कुछ सीधा उसके हाथ में अवेलेबल है। इस लेवल का डेवलपमेंट, इस लेवल का है ना, एक प्लेयर के पीछे देखा जाता है। जो ठाकुर ने बताया कि विघ्नेश पुथुर को कैसे अफ्रीका भेजा, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगे। और यही उनके पूरा पूरा जो फिलोसॉफी है ना, ये समझना है कि जो आईपीएल है ना, खाली 2 या 3 महीने का फेज नहीं है कि तुमने 2 महीने आईपीएल चैनल से 15 दिन पहले कैंप रखा, 10 दिन के बाद सबको टाटा बाय बाय करके ना, इट्स पूरा ईयर लॉन्ग सिस्टम है। एंड उसके तुमको ऑब्वियसली रिजल्ट्स दिखेगी अमेजिंग। अच्छा भाई, मेरे दिमाग में 2 नाम अभी और आए जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। राहुल चहर भाई, राहुल चहर उधर ही से तो फेमस हुआ था इतना। ठीक है, मेरे को आज भी याद है उसने फाइनल में भाई 4 या 5 की इकोनॉमी से खाली रन दिए थे, 4 ओवर के स्पेल में 20 से कम रन दिए थे सीएसके के सामने। वैसे ही मयंक मार्कंडे भाई, कौन भूल सकता है वो 2018 के सीजन में मयंक मार्कंडे का डेब्यू सीएसके के सामने। ठीक है, वो ऐसे कितने प्लेयर लेके आते हैं वो लोग।
मैं यहाँ पर है ना, एक बात समझना, ये वाला जो सेगमेंट था हम लोग स्काउटिंग के बारे में नहीं बता रहे थे, बट वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर। देखो, ऐसी कोई टीम नहीं है जो स्काउट करके बंदे नहीं ला रही। तुम्हारे पास दिग्विजय राठी है, केकेआर ने सुनील नारायण को स्काउट कर लिया, कितने सारे बंदे भाई, चेन्नई 50 प्लेयर्स को लेके आती है। ठीक है, हर टीम कहीं ना कोई एक अलग प्लेयर को स्काउट करके लाता है। वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द डेवलपमेंट, जहां पर केकेआर के पास कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, शुभमन गिल, एकदम भाई शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी वेयर द नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसा कहा जाता था। उनका डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पाया। वेयर इज मुंबई इंडियंस लाती है जसप्रीत बुमराह को, जो ऑलरेडी, हाँ, गुजरात सर्किट में अच्छा करा था, लेकिन जिस तरह का उसका बॉडी, उसका एक्शन है, तुमको नहीं लगेगा कि बहुत लंबा चलेगा, लेकिन जिस तरह से उसका डेवलपमेंट किया गया वहां से, कि वो आज एकदम फोर्स टू रेकन विद बन गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि गेम स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि ओवर द इयर्स जो उनका इवोल्यूशन हुआ है। मेरे को एक जो पता है सबसे बड़ा शिफ्ट दिखा है कि पहले उनका पूरा पॉइंट ऐसा होता था कि हम लोग स्टार्ट में पावर प्ले में चोक करेंगे, मिडल में कितने भी रन पड़े, और डेथ में आके हमारा मलिंगा और जसप्रीत बुमराह चोक करेगा। जब ये धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, उनका पूरा पॉइंट ये था स्टार्टिंग में बैटिंग में था कि हम लोग स्टार्टिंग में कंसोलिडेट करेंगे, नीचे आके हमारा कायरन पोलार्ड एंड पंड्याज एंड अंबाती राइडूज वगैरह हमको जिताएंगे। आज के टाइम में जो मेरे को वो टाइम उन्होंने मेरे को शिफ्ट लगा है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपना पूरा चेंज कर लिया था कि भाई मैं तो बरसक जाऊंगा, मैं तो पाब्लो की तरह मारूंगा। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना, जो गेम स्ट्रेटेजी में जो मेरे को इवोल्यूशन दिखा है मुंबई इंडियंस में, कि अब वो लोग एक्चुअली में मॉडर्न डे T20 क्रिकेट बहुत टाइम से खेल रहे हैं। मेरे को लगता है हैदराबाद ने आके उसको एकदम इतने बड़े लेवल पे इतने इतने ज्यादा दिखा दिया है कि लोगों को लग रहा है कि हैदराबाद इज द फेस। अगर तुम आज भी जाके द मोस्ट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ 200 प्लस स्कोर्स जिन्होंने स्कोर किए, वो आज भी आरसीबी नहीं है, बट एक्चुअली मुंबई और चेन्नई के नंबर है। द अमाउंट ऑफ 200 प्लस स्कोर्स चेस किए, द अमाउंट ऑफ 200 प्लस स्कोर्स मारे, द अमाउंट ऑफ 9 या 10 प्लस की इकोनॉमी से बैटिंग की है, ये बहुत टाइम पहले चालू कर दिया था मुंबई इंडियंस से। जस्ट तुम्हारे सामने शायद उतना क्लियरली दिख नहीं रहा। इसमें तेरे क्या थॉट्स है? कि कहीं ना कहीं हैदराबाद बहुत ज्यादा दिख रहा है कि भाई यही लोग हैं जो मार रहे हैं, जबकि हैदराबाद वाज वेरी मच कि वो लोग बहुत लो स्कोर्स डिफेंड कर लेते थे। तो देखो क्या लग रहा है, अगर ओवर द इयर्स जो तूने इतना मुंबई इंडियंस को देखा है, उनके गेम स्ट्रेटेजी में देखो क्या शिफ्ट देखा, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली टैक्टिकल ऑन फील्ड डिसीजंस, बट ओवरऑल पूरी स्ट्रेटेजी। मुझे यार देख, जैसे तूने बोला कि उन्होंने बहुत पहले चालू कर दिया था, उनके पास सक्सेस ही इसलिए क्योंकि दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। अगर जब जो हाँ, टाइम हाँ। चल रहा है, तुम मुंशी में चल रहे हो, तो हर कोई वो चीज कर रहा है। ठीक है, उनके पास पहले से स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि ठीक है, रोहित और डिकॉक है, तो उसके बाद सूर्या रहेगा, हम तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को भी खरीद के रख रहे हैं, बीच में नेहाल वधेरा है, पंड्या ब्रदर्स है, पोलार्ड है। ये लोगों का तो काम ही यही था भाई कि ये लोग तेज खेले। ठीक है, हाँ, जो एक बंच ऑफ फिनिशर्स वाली चीज थी, वो तो मैंने मुंबई में ही देखी थी कि भाई मल्टीपल फिनिशर्स है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम कैमरन ग्रीन जैसे बंदे को ट्रेड करके ले रहे हो। ठीक है, वो तुम्हारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। वो लोगों ने हमेशा से भाई एक ना एक स्टेप अपने आप को गेम से अहेड रखा है, जो कि उनके सक्सेस में सबसे बड़ी चीज रही है। चाहे तो वो उनकी स्काउटिंग ले ले, उनकी टीम बिल्डिंग ले ले, किसी भी चीज को ले ले। मैं एक और जो मैं शिफ्ट ऑफ चेंज दिखा रहा हूँ, जहाँ अर्ली इयर्स में है ना, मैं लोगों को दिखता था कि मिडिल ओवर वाला जो फेज होता था ना, वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन वाला फेज होता था, कि लोग यार शायद विकेट ना मिले चलेगा, कंसोलिडेट। द इंट्रोडक्शन ऑफ मिचेल मैक्लेनेगन और पीयूष चावला, या जो भी उस टाइम के उस बीच में थे, वो एक्चुअली उस टाइप के बंदे थे कि नहीं, हमको मिडिल में भी विकेट लेना है एंड वी विल गो फॉर द किल। वो एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन था। मैं पता है, इनफैक्ट एक इस रिसर्च के टाइम पे मेरे को बहुत अमेजिंग वो भी मिला था कि जो उनका टीम मोटो और लोगो है, भाई मैं हर बार सोचता था कि यार मुंबई इंडियंस का बहुत फुद्दुल लोगो है। ठीक है, भमेड़ा भमेड़ा पता नहीं, टॉप, इंग्लिश में टॉप बोलते हैं, बेसिकली भमेड़ा जैसा लगता है। तो मैं क्या भमेड़ा क्यों बना दिया, बट देखो एक्चुअली पता है कि उनका लोगो का क्या मतलब है। तू जस्ट गेस कर क्या है वो लोगो, तेरे को पता है क्या सिग्निफिकेंस है? भाई वो सुदर्शन चक्र है। अच्छा, भाई वो एक्चुअली वो सुदर्शन चक्र है। मैं सोचता था बहुत ही गंदा डिजाइन सुदर्शन चक्र है मस्त से, बट एक्चुअली वो सुदर्शन चक्र, मैं एक्चुअली में रिसर्च कर रहा था, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो उनका पूरा दुनिया हिला देंगे हम, या अगर कि मैं हम लोग मतलब पूरी दुनिया हिला देंगे, बहुत एम्बिशियस है। लेकिन जो वो था कि सुदर्शन चक्र था, वो एक्चुअली में इसीलिए था कि उन्होंने मेन नाम रखा था मुंबई रेजर्स। उनकी जो एक्चुअल नाम था टीम का, वो था मुंबई रेजर्स। रेजर्स इज एक्चुअली दैट इज लाइक गोल घूमता हुआ चक्र। सचिन तेंदुलकर ने एक्चुअली में सजेस्ट किया कि भाई मुंबई रेजर्स नहीं, मुंबई इंडियंस नाम रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, विच इज अगेन वेरी वियर्ड। मुंबई इंडियंस अगेन बहुत अमेजिंग टीम, बट नाम बड़ा वियर्ड है भाई। नाम, लोगो बहुत बड़ा वियर्ड है। तुम्हारा मोटो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट लोगो बहुत गंदा भाई। 110% किसी ने बैठ के ड्राइंग, आज तक मेरे को नहीं समझ आ रहा कि वो एक सुदर्शन चक्र है भाई। उन लोग इवॉल्व ही नहीं किया, डन है, चलने दो। लेकिन हाँ, ये एक अमेजिंग थॉट प्रोसेस या एक अमेजिंग ट्रिविया था कि जहाँ पर द मेन लोगोस बेसिकली सिग्निफाइज द चक्र या फिर सुदर्शन चक्र, जो तुम्हारा पोटेंट या फिर एक सिंबल है ना डिजायर का, स्पिरिट का, या अटैक का, या बड़े नाम का। तो या
अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अपने थोड़ा ना स्ट्रेंथ एनालिसिस पे जाते हैं, पिलर ऑफ डोमिनेंस वगैरह पे, जहाँ पर मैंने सेगमेंट रखा था उसमें अपने बात करते हैं बैटिंग पावर्स की। ठीक है, बैटिंग पावर्स की बात करते हैं, जहाँ पर 2020 में ना अपने बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, बेसरा स्कोर की बात करते थे ना कि स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज। वहां पर हमारे पास ईशान किशन थे, उनके पास क्रिस लिन उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने मल्टीपल प्लेयर्स ट्राई किए हैं, हमेशा एक फॉरेन ओपनर होता था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बैटिंग डोमिनेंस की बात करें, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि जब भी हम लोग बात करते हैं आईपीएल बैटिंग डोमिनेंस की, तो लोग बात करते हैं आरसीबी की, बट मेरे को लगता है आरसीबी का बैटिंग डोमिनेंस वाज वेरी मच सेंट्रिक टू 2 और 1 और 3 गाइस, मैक्सिमम 3 गाइस। बट वेयरएज मुंबई इंडियंस वाज आउट एंड फ्रिकिंग अटैकिंग टीम। तू थोड़ा उस पे बात कर। भाई मुंबई इंडियंस का 2020 का स्क्वाड जिसने देखा है उसको पता होना चाहिए कि बैटिंग डोमिनेंस कैसा दिखाई देता है। ठीक है कि वो भाई मेरे को एक एनेक्डोट इससे याद आ रहा है कि किसी ने ना ऐसे वो बताया था कि भाई जब हम रणजी ट्रॉफी में मुंबई के सामने खेलते तो बहुत पहले तो हम लोग वो परेशान हो जाते थे कि अब मांजरेकर आएगा, फिर वेंगसरकर आएगा, फिर तेंदुलकर आएगा, पहले गावस्कर आएगा। ऐसे अब मुंबई इंडियंस की जो स्क्वाड है भाई वो वैसा ही है कि भाई तुम ओपनर्स मिडिल ऑर्डर्स को आउट कर लोगे, उसके बाद 3 भाई आएंगे जिसमें से 2 रियल ब्रदर्स है और एक पोलार्ड उनका दूर का कजिन है। ठीक ठीक है। उसके बाद उसके बाद भाई तुम्हारी जो भी नीचे की बैटिंग है। मैं बता रहा हूँ 2020 का स्क्वाड बता रहा हूँ। बैटिंग में रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, क्रिस लिन, तुम्हारे पास आदित्य तरे जैसा बंदा था, उनके पास बैकअप में ईशान किशन, शर्फिन रदरफोर्ड, सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव थे, ऑलराउंडर नथान कुल्टरनाइल, कृणाल पंड्या, करण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, अनुकूल रॉय बॉलिंग में, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर, भाई धवल कुलकर्णी, मिचेल मैक्लेनी, भाई जेम्स पैटिंसन और लसित मलिंगा भी था। हालांकि अबे मलिंगा ने सिर्फ मैं draw मैं कर- तेरे को मैं तेरे को ये मैं तेरे को बताता हूँ फाइनल 2020 के फाइनल का जो स्कोर था वो खाली सुन ऐसे थोड़ा सा वॉच वॉच। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पंड्या, नेथन कुल्टरनाइल, जयंत यादव। ठीक है भाई, जयंत यादव 9वें नंबर पे जिसके पास टेस्ट में सेंचुरी है, जब इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं हुआ करता था तब। 9वें नंबर से ऐसे कैसे कोई क्या करेगा भाई। नथान कुल्टरनाइल सिर्फ ओजी क्रिकेट फैंस जानते हैं कि वो 2015 का, मेरे को आज भी वर्ल्ड कप याद है, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जाके नथान कुल्टरनाइल का स्कोर देखना उस मैच में। आई एम नॉट श्योर 2015 का ही है वो। 1919 का है वो। 19 का, सॉरी 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 सॉरी, मैं इतना ओजी नहीं हूँ, मतलब 2019 का। भाई क्रेजी बंदा, अपने अपने देख अपने हम दोनों पर्सनली एक बंदे को जानते हैं जो बहुत हद तक नथान कुल्टरनाइल जैसा दिखता है, और उसका उसका बॉलिंग एक्शन नथान कुल्टरनाइल जैसा है। तो मेरे हिसाब से ना बैटिंग पावर से भाई देख, कहीं ना कहीं उनको हॉलमार्क रहा है। स्टार्टिंग में तो सचिन, फिर रोहित, और कहीं ना कहीं ईशान किशन, आज के टाइम में सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, बीच में क्विंटन डिकॉक वगैरह जैसे थे। तो हमेशा से मेरे को लग रहा है ना वो लोग ने टी20 का क्रक्स समझ लिया था कि इट हैज टू बी एन एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट। ड्वेन स्मिथ था, माइकल हसी था। मेरे को लगता है ना वो लोग ने जो फियरलेस क्रिकेट या फियरलेस वाला जो पूरा फीस था ना, वो लोग ने बहुत पहले उस चीज को क्रैक कर लिया था। आरसीबी कहीं ना कहीं क्रैक करता था और फिर भूल जाता था, और सिर्फ 2 लोग क्रैक करते थे, बाकी के लोग। मेरे को लगता है ना जो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बैटिंग में डिफरेंस था ना, कि मुंबई इंडियंस के पास एक फिलोसफी थी, एक आइडिया था, और वो लोग ने उस पर स्टिक किया। वेयर आरसीबी के पास एक आइडिया था लेकिन हर कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एवरीवन डिडंट बाय इट। बट नेक्स्ट पे जाते हैं भाई, बॉलिंग अटैक पे बात करते हैं। मेरे को लगता है कि जो एक बहुत फेमस बात है जहां पर लोग बात करते हैं कि बैटिंग विन यू मैचेस है बट बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली ये बात बहुत सच है, क्योंकि थोड़ा मैं चाहता हूँ कि एज अ बॉलर तू जरा बात कर कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ओवर द years, सालों से शॉन पॉलक से स्टार्ट हो रही है, आज भी बुमराह एंड जोफ्रा आर्चर वगैरह रह चुके हैं। बॉलिंग क्या है मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ओवर द years? मुझे ना हमेशा से ये लगता है भाई कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ना ऐसे बड़े नामों से ज्यादा, जैसी जो भी उनकी टीम स्ट्रेटेजी है, वो अपने रोल्स को बहुत ज्यादा क्लियर रखते हैं कि भाई हमारे रोल्स क्या रहेंगे। मतलब मैं अभी बैठ के खाली ये देख रहा था कि मुंबई इंडियंस जिस जिस साल जीती है उस साल उनकी बॉलिंग में कौन कौन था। जैसे कि 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई मयंक मार्कंडे, मिचेल मैक्लेनेगन, अल्जारी जोसेफ, एडम मिलने, जयंत यादव, रसिक सलाम। तो देख रसिक सलाम जो इतना महंगा बिका है, उसने भी यहाँ से शुरुआत करी। ना जाने भाई जो भी इनके अलग अलग जो भी बॉलर्स रहते हैं, इंडिविजुअल नामों को हटा के इनका रोल क्लियर रहता है कि हमारे पास कैसे बॉलर्स रहेंगे, क्या रहेगा। मतलब मुझे आज भी याद है शायद 2015 में तो इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी थी भी नहीं, 15 या 13 में पता नहीं किसने, पर फिर भी ये लोगों की जो रोल क्लैरिटी थी उसकी वजह से ये लोग फाइनल जीत गए थे। मतलब मैं रोल क्लैरिटी में बताता हूँ बॉलिंग पे। आज के टाइम में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला आईपीएल में है भुवनेश्वर नंबर 1, सेकंड पे ट्रेंट बोल्ट, थर्ड पे दीपक चहर। इस 3 में से 2 बंदे मुंबई इंडियंस के लिए खेल। जस्ट तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है कि अमाउंट ऑफ डोमिनेंस के लिए जो लोग जा रहे हैं भाई।
लसित मलिंगा की बात करें, लसित मलिंगा ने अपने करियर में जितने भी विकेट, भाई 68 विकेट्स तो खाली उसने वानखेड़े पे ले लिए। तो तू इमेजिन कर, 68 विकेट्स तो सिर्फ बंदे ने वानखेड़े पे लिए, जो अपने बोले जाते हैं ना एकदम ग्रेवयार्ड है, उस बंदे ने वानखेड़े। भाई ट्रेंट बोल्ट का एक पूरा फीचर फेस था जो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बेहतरीन गया, और उसके बारे में बात नहीं होती है कि बंदा स्टार्टिंग में डेथ में दोनों बहुत भयंकर करता था, और एकदम इतना बहुत अंडररेटेड चला गया मुंबई इंडियंस के लिए मेरे हिसाब से। भाई ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ऐसा लगेगा कि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा। अब यार हरभजन सिंह का इम्पोर्टेंट किसी को याद नहीं रहता, लेकिन हरभजन सिंह एकदम भाई बहुत तगड़ी बॉलिंग करता था वो मुंबई इंडियंस के लिए यार। मैं मुंबई इंडियंस के लिए एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ, जो तूने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि भाई फील्डिंग की जो बात तूने बताई कि मुंबई इंडियंस पहली एक ऐसी टीम बनी थी जिसने ये शगुफा छोड़ा था कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग कोच होगा। भाई मुंबई इंडियंस का कोच मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टाइम जॉन्टी रोड्स लाए, एक बहुत ही रेनाउंड फील्डिंग कोच रहा है। भाई इस टाइम पे उनकी फील्डिंग कितनी टॉप टियर थी, कितनी ज्यादा टॉप। भाई उनके पास मेरे को नहीं याद है कि कोई भी ऐसा फील्डर था उनके पास जो हल्का हो, कोई भी। हरभजन सिंह खुद बहुत अच्छा फील्डर था, जो बीच में उनका प्राइम था, कृणाल पंड्या, हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड, अंबाती रायडू, रोहित शर्मा खुद कितना अच्छा फील्डर था। मेरे को लगता है ना उनकी बहुत ही अंडररेटेड बात थी उस टीम की, वो थी फील्डिंग। मेरे को आज भी याद है जो आरपीएसजी वाला और जो चिन्ने वाला था, उसमें कई ऐसे बॉल्स उन्होंने सिर्फ सिर्फ अब बॉल बोलने वाले सिर्फ अनुकूल रॉय, जगदीश, सुचित, ये लोगों को तो खाली फील्डिंग के लिए रखते थे भाई, वो लोग स्वैप कर देते थे प्लेयर। हाँ हाँ। भाई 2007 में कायरन पोलार्ड वाज वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब 2017 का जो सीजन था उसमें सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाला कायरन पोलार्ड था। भाई कायरन पोलार्ड के मेरे को कितने कैचेस ज्यादा बाउंड्री पे जो उसने जस्ट मजाक में लिए। मेरे को आज भी एक मैच याद है, लास्ट ओवर मुनाफ पटेल डाल रहा था। भाई मुनाफ पटेल देखे, एक और नाम याद आ गया मुंबई इंडियंस का। मुनाफ पटेल लास्ट ओवर डाल रहा था एंड कुछ रन चाहिए थे, एमएस धोनी छक्का मारा था और उसने कायरन पोलार्ड एक ब्लाइंडर कैच किया था लॉन्ग ऑन पे, और मैच वहां से चेन्नई हार गई थी। एंड अगेन फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट था जहां पर हम लोग मुंबई इंडियंस की शायद इतनी। फिर भी भाई मैं यहाँ पे शुरू से एक नाम जैसे बहुत बार लेता हूँ, जैसे तूने कायरन पोलार्ड का नाम लिया। भाई कायरन पोलार्ड मुंबई के लिए 4th हाईएस्ट विकेट टेकर, और शायद टॉप 3 या 4 में रन गेटर्स में भी होगा। टॉप इम्पॉसिबल, फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर। हाँ भाई हाईएस्ट विकेट, भाई एक मिनट। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर और 4th हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई वो मुंबई इंडियंस के लिए। तू समझ रहा है वो बंदे का इम्पैक्ट। भाई यार 79 विकेट्स है यार क्या बंदा था भाई। भाई, 8.6 की इकोनॉमी से बोल। ओ माय गॉड भाई। भाई मैं आंद्रे रसल का जरा देखूं। सॉरी पोलार्ड भाई, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ योर गेम ब्रो। भाई भाई एक मिनट, मेरे को पता, तूने पूरा डिरेल कर दिया भाई। भाई मेरे को लगा होगा कुछ 40-50 विकेट, ठीक है इतना भी क्या है। भाई आंद्रे रसल यू बेटर। देखो भाई आंद्रे रसल तो दिख भी नहीं रहा है मेरे को लिस्ट में। भाई नहीं, सेकंड है आंद्रे रसल है, भाई सेकंड है। मैं नीचे देख रहा था, आंद्रे रसल ने 120 विकेट्स लिए, लेकिन 9.2 की इकोनॉमी पर, ठीक है। भाई मेरे को हार्ट अटैक आ गया पता है। भाई तू सोच, फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, मजाक चल रहा है। ओ मैन, और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है भाई। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड पता नहीं भाई कितने कैचेस किए होंगे। भाई इनके लिए तो चलता फिरता जगता लिस्ट है ये। कैच भी देख ही लेते हैं भाई कि इसने कितने कैच। चलता फिरता जग का लिस्ट था भाई, क्योंकि पता है एक जो अपने हाईएस्ट कैच, सबसे ज्यादा कैच इसके। पर भाई पता है इसी के साथ में एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ कि ये सारी भाई क्रूशल मैचेस में मुंबई इंडियंस ने क्रूशल मैचेस में क्रूशल जो परफॉर्मेंस दी है भाई, बड़ी से बड़ी टीम यहीं पर फॉल्टर कर जाती है कि भाई वो फाइनल पड़ाव नहीं पार कर पाती या प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाती। उनके पास प्रेशर में कभी कृणाल पंड्या खेल जा रहा है, मलिंगा तो है ही, कायरन पोलार्ड तो है ही। भाई कोई नहीं, कोई यार भाई जहाँ सीएसके के सामने मलिंगा ने आके नीचे से रन बना के चेस पूरा किया था भाई। मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को याद है, मैंने देखा था मैच। मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को याद है। भाई ऐसा तेरे को तो बहुत ऐसा दर्द वर्द हो रहा होगा ना भाई कि यार भाई क्या हो रहा है। यार, अगर पोलार्ड नहीं होता ना तो आईपीएल शायद अभी तक बंद हो चुका हो। तो बता, सीएसके जीत रही है, क्या मतलब है ये टूर्नामेंट का। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस ने, जो आपने बात कर रहे थे कि टीम फिलोसॉफी, प्लेयर डेवलपमेंट, अपने इतनी सारी बात की, उसका पूरा क्रक्स ही आता था कि भाई वो लोग ऐसे बंदे डिलीवर करते थे, ऐसे बंदे बनाते थे कि वो लोग एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे जाकर वो लोग डिलीवर करते थे, जैसे कि राहुल चहर है ना भाई। मैं उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाता हूँ, जो वीकनेस वाला पूरा उनके उस पे आते हैं, एड्रेसिंग द सेटबैक्स में बात करते हैं। अब बात करते हैं ब्रो कि क्या वीकनेस रही है रिसेंट टाइम में और क्या चैलेंजेस रहे। कहीं ना कहीं वही इनोवेट नहीं कर पाए,
क्या क्या दिक्कत रही तू भी बहुत नुकसान रही है भाई, उनके इंजरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा रहे। जैसे कि एक सीजन मेरे को पूरा याद है, उन्होंने पता होते हुए कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेगा, उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 8.5 करोड़ में लिया, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट ईयर हम जोफ्रा आर्चर और बुमराह को पेयर कर सके। नेक्स्ट ईयर उन्होंने जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया, बुमराह इंजर्ड हो गया था, पूरा हो गया भाई। भाई लेकिन वही है ना, मेरे को लगता है ना जो करंट टाइम में जो उनकी सबसे अच्छी खासियत थी, करंट टाइम में वही उनका बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जैसे लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या को अब वो वाला हार्दिक पांड्या नहीं है जो 2000 जो भी उनके लिए खेलता था कि नीचे आके एकदम पागलों की तरफ बैट करता था। अब हार्दिक पांड्या शिफ्टेड टू मोर ऑफ अ मिडिल ऑर्डर बैटर। उस टाइम वो एक्चुअली में कायरन पोलार्ड था, नाउ ही इज मोर ऑफ अ धोनी। वो बहुत ज्यादा धोनी के साथ रहने लगा, वो धोनी वाली छत्र छाया में चला गया कि डीप लेके जाऊंगा, 4 छक्के मारूंगा, रील्स बन जाएगी। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब जो मेरे को लगता है ना कि उनको है ना एक स्क्वाड ओवरऑल की जरूरत है। देख रोहित शर्मा से एक टफ टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स बीन ईयर्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स रोहित शर्मा बिल्कुल भी टर्न अप ही नहीं करा भाई। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी रन मार रहा है वो, लेकिन आईपीएल में ही इज जस्ट नॉट टर्निंग भाई। किसी से भी आउट हो रहा है वो, किसी से भी आउट हो रहा है। वो लोग ने ईशान किशन को जाने दिया, एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन मेरे को लगता है रोहित शर्मा को जाने देना पड़ेगा। उनको एक टफ टॉक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा सॉरी रोहित भाई। क्योंकि अब मेरे को लग रहा है जो चेन्नई के साथ दिक्कत है, मेरे को यही लग रहा है कि रोहित शर्मा की आइडियोलॉजी, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, और उसमें कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को फिट किया जा रहा है कि देख भाई ये टीम है, ये आइडियोलॉजी, ये माहौल है, अब तू कप्तानी कर। वो पॉसिबल नहीं है। अब इट हैज टू बी हार्दिक पांड्या टीम, जो हार्दिक पांड्या जिस तरह से चलाना चाहता है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो सिचुएशन लानी पड़ेगी। या तो तू सूर्य कुमार को वरना कैप्टन बना दो, वरना क्योंकि जम नहीं रहा। वही बात है भाई। अभी ना पता है, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है भाई, जो मैं एकदम आउट ऑफ नोवेयर बोलना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जो जोफ्रा आर्चर का मैंने नाम लिया था, जोफ्रा आर्चर ने मुंबई के लिए सिर्फ 5 मैच खेले हैं और 2 ही विकेट लिए वो 5 मैचों में। ठीक है, तो मैं मुंबई के लिए मोस्ट विकेट्स की लिस्ट देख रहा था, तो 5 मैच में 2 विकेट लिए, तो जोफ्रा आर्चर के नीचे जो नाम होगा उसने 5 मैच में 1 विकेट, मतलब कुछ मैचेस में 1 विकेट लिया होगा। वो नाम पता है क्या था? अजिंक्य रहाणे। भाई मैं भाई इतना हंसी आ रही थी मेरे को इतनी देर से। भाई जोफ्रा आर्चर को मुंबई की हिस्ट्री में टक्कर देता है, वो भी बॉलिंग में। भाई ये क्या बता दिया भाई तूने मेरे को, क्या बता दिया यार, ये क्या बता दिया। लेकिन चल मैं इसी के साथ ना मैं थोड़ा लीडरशिप इंसाइट्स देना चाहता हूँ, जो जो कैप्टन रहे, जो जो उनके हो रहे हैं। चल इसको लास्ट में लपेटूंगा ताकि मेरे को लगता है क्योंकि ये लंबा तो जाएगा थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि रोड क्या, अब तू मेरे को बता यहाँ से मुंबई इंडियंस आगे कैसे बढ़ेगा, ये बता मेरे को। नहीं, मेरे लिए तो मुंबई इंडियंस अभी जो कर रही है वो सब एकदम सही है। ठीक है, क्या सही? अब बात मतलब जैसे जो भी उनकी स्काउटिंग अभी सही चल रही है, कैप्टन के रूप में हार्दिक पांड्या सही है। यहाँ से मेरे को खाली रोहित शर्मा डामाडोल लग रहा है कि रोहित शर्मा मेरे को यहाँ से कोई बहुत ज्यादा आईपीएल में इंप्रूव होता नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी को 16 करोड़ दे रहे हो, वो आपका टॉप का ओपनर का एक स्पॉट ले रहा है, फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स सी बात है, वो मेजरली तो इम्पैक्ट सब के रूप में सब आउट हो जाता है। बस वो एक इशू मेरे को यहाँ पे लग रहा है। बाकी हाँ, थोड़ा एक इश्यू ये भी है कि इनकी जो डेथ बॉलिंग है वो बुमराह पे बहुत ज्यादा रिलाय करती है। ठीक है, तो जब बुमराह नहीं है तो इनकी डेथ बॉलिंग स्ट्रगल करती है, वो हमने आज भी देख लिया। अनटिल दो अनलेस ही भाई चीज पे लोग दो ही चीज पे मेरे हिसाब से लोगों को काम करना है, वो है उनकी डेथ बॉलिंग और स्पिन। स्पिन है ही नहीं, दे जस्ट डोंट हैव अ स्पिनर। ये लोग विघ्नेश पुथुर वगैरह पे काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है 1-2 साल और लगेगा। लेकिन करंटली तो कोई चाहिए ना बंदा जो एक एक स्पेस हो। मतलब अभी तो सोच कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील रैना को हटा के सीधा केकेआर अनुकुल रॉय और मयंक मार्कंडे से काम चलाए, नहीं हो पाएगा। वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें वो चीज करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से रोड अच्छा ही है यार, अच्छी स्क्वाड है, अच्छी मैनेजमेंट है, पास में कई बार जीत चुके हैं, दे नो हाउ टू। और वही बात है ना यार, अब हर सब किसी के पास अच्छी स्क्वाड है आईपीएल में, क्योंकि प्लेयर डेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर किसी के पास अच्छी स्क्वाड है। वहां पे तो माइन्यूट चीजें मैटर कर जा रही हैं। तो एमआई के लिए सक्सेस शायद इतना जल्दी ना मिले, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि टीम इज वेल बिल्ड। मैं थोड़ा, अब मैंने नेक्स्ट सेगमेंट पे जाता हूँ। कहीं ना कहीं हमारा पॉडकास्ट मोटा मोटी खत्म हुआ, लेकिन मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा सेगमेंट मैंने ऐड किया है कि लीडरशिप इनसाइट्स पे बात करना चाहता हूँ। मैं कपल ऑफ लीडर्स बताता हूँ और उनका क्या क्या रोल रहा है और उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे कि क्या कहते हैं, हरभजन सिंह 2008 से लेकर 2012 तक खेला, 30 मैच में उसने कप्तानी की है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। 14 में जीते हैं, 14 में हारे, 50% का कंट्रीब्यूशन है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये था ना ब्रो कि उसने क्या कहते हैं ट्रांजिशन फेज में ज्यादातर कप्तानी की है। ऐसा नहीं कि उसको कंसिस्टेंट 4 साल कप्तान रहा है, बीच बीच में इसको कप्तानी मिली। नेक्स्ट था शॉन पोलॉक, 4 मैच में
4 मैच में कप्तानी की थी। हरभजन सिंह की कप्तानी पे एक बात बोलना चाहता हूँ। जब हरभजन सिंह ने अपना पहला मैच किया था कप्तानी का, ये बात मैं विवर को बता चुका हूँ। तो जो पिछले बार की 11 थी वो 11 खिला दी, बस जो मेन कैप्टन इंजर्ड हुआ था उसकी जगह एक बैट्समैन खिला दिया, सचिन इंजर्ड हुआ था। तो उसके बाद हुआ हुआ ये कि उस टीम में एक बंदा था जो प्रॉपर बॉलर था, ऑलराउंडर भी नहीं था, प्रॉपर बॉलर था, मगर हरभजन उसको बॉलिंग देना ही भूल गया। मतलब हरभजन सिंह का जो पहला कैप्टेंसी मैच है वो जाके कोई देख लेना, वो हरभजन सिंह लेकिन बॉलिंग देना भूल गया भाई। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट फेज पे जाता हूँ। शॉन पॉलक 4 मैच खेला, 3 जीता। मैं सबका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि इतनी बड़ी वेल बिल्ड जगरनॉट के कौन-कौन ड्राइवर्स रहे। सचिन तेंदुलकर 2008 से 2011 तक का 55 मैच में 32 मैचेस जीते हैं, 58 का विन परसेंटेज। 2010 में तो सेकंड रनर्स अप भी थे एंड फाइनल परफॉर्मेंस में भी पहुंचा था। ऑब्वियसली उसके उसमें भी बहुत अच्छा। ड्वेन ब्रावो सिर्फ एक ही मैच खेला, नहीं जीत पाया। रिकी पॉन्टिंग 6 मैच खेला, 3 मैच जीता, 3 मैच हारा। लेकिन एक चीज उसने अच्छा किया, उसने समझ लिया मेरा टाइम नहीं है, उसने सीधा रोहित शर्मा को कैप्टनसी हैंड ओवर कर दी। रोहित शर्मा के अंदर सेकंड बेस्ट कैप्टन इन द आईपीएल अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। ठीक है, रोहित शर्मा के अंडर 163 मैचेस में 91 विंस, 68 लॉसेस, 55.82 का विन परसेंटेज। दो चैंपियंस लीग, आई गेस 2 चैंपियंस लीग टाइटल एंड 5 ट्रॉफीज। ठीक है, नेक्स्ट बंदा कायरन पोलार्ड, मेरे को लगता है विधाता ऑफ मुंबई इंडियंस। 9 मैचेस, 5 मैच जीते, 4 हारे, 55 का विन परसेंटेज। अगेंस्ट स्टैंड इन था जब जब रोहित शर्मा नहीं होता था, वो खेलता था। सूर्य कुमार ने 1 मैच खेला है, 1 मैच कप्तानी, 1 मैच जीता। हार्दिक पांड्या करंटली जो उनका सबसे हॉरेंडस कैप्टन चल रहा है वो है हार्दिक पांड्या, जिसने 14 मैचेस में सिर्फ 4 मैचेस जीते और 10 हारे। तो ये बेसिकली उनका ये था। मैं नेक्स्ट फेज में जाता हूँ, दैट इज लास्ट थर्ड फेज, दैट इज द कोच एंड देयर कंट्रीब्यूशंस पे मैं बात करना चाहता हूँ। इनका जो सबसे पहला कोच था वो था लालचंद राजपूत। देखो याद है ब्रो लालचंद राजपूत, है ना? याद है। तो लालचंद राज हाँ, वो इनॉग्रल सीजन का वो इनका कैप्टन था। उसी ने जो पूरा तुम आज के टाइम में ग्राउंड वर्क देख रहे हो ना, उसी ने किया। 2009 में इनका क्या कोच बन गया था शॉन पॉलक, जो काइंड ऑफ मेंटोर और कोच वाला पोजीशन था। फिर 2010 और 12 के टाइम पे इनका एक्चुअली में जो जहां से पूरा शिफ्ट आया वो था रॉबिन सिंह। वो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट में बताना चाहता हूँ। रॉबिन सिंह टीम को कंसिस्टेंटली प्लेऑफ में लेके गया। ठीक है, कंसिस्टेंटली एक मोमेंटम बिल्ड किया जो आगे चल के 2010 में वो लोग रनर्स होते, 2011-12 में वो लोग प्लेऑफ्स तक गए। तो रॉबिन सिंह के अंदर ये टीम ने बहुत बेटर किया कंपेयर टू द प्रीवियस 2 इयर्स। 2013-14 में अमेजिंग जॉन राइट आया। ठीक है, 2013 में उन्होंने आईपीएल टाइटल्स जीता, चैंपियंस लीग जीता, 2014 में प्लेऑफ्स तक गए। 2015-16 में रिकी पॉन्टिंग बना, हम लोगों ने मुंबई इंडियंस ने ऑलरेडी एक टाइटल जीत लिया, नेक्स्ट फेज में गए। 2017 में ये लोग का सबसे बेस्ट बंदा आता है, दैट इज महिला जयवर्धने, जिसने 17 से लेके 22 और 2025 में अभी करंटली वापस कही है। 17 से लेके 22 में उसने 3 टाइटल्स जिता दिए उसके अंदर, एंड वी ऑलरेडी सॉ उसके अंदर क्या हुआ। 2023-24 में मार्क बाउचर बना था, जिसके अंदर वो लोग 2023 में आई गेस प्लेऑफ्स तक गए थे, लेकिन कुछ खास रहा नहीं। अभी करंटली बैटिंग कोच उनका कायरन पोलार्ड है। 2025 में उनका बॉलिंग कोच इज लसित मलिंगा। उनका बॉलिंग कोच अगेन पारस महाम्बरी करके, मैं नाम सुना बट मैं इतना मुंबई का बॉलर है वो, मुंबई का रणजी ट्रॉफी का मिला हुआ। अच्छा, और इनका करंटली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है राहुल सांघवी, और इनका जो करंटली डेटा परफॉर्मेंस मैनेजर है धनंजय सीकियम। ठीक है, ये सब क्रूशल डेटा वगैरह मैं इनके नाम इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बैट में काम कर रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए ये सब कौन है। लेकिन ब्रो जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट फॉर द लास्ट में रखा है द हिडन इंजन, द स्काउटिंग टीम जो एक्चुअली में टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, उसका एक कहीं ना कहीं ना मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस इज द फेस ऑफ स्काउटिंग टीम, है ना? उसमें तुम्हारे पास महिला जयवर्धने वगैरह तो है, उसके साथ साथ कहाँ गया, हाँ टी ए शेखर, जो हाँ कहाँ गया, मैं मिस कर गया, ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ओके, जो मेन जो बहुत बनता था वो था किरण मोरे और टी ए शेखर। टी ए शेखर ने इंडिया के लिए खेला भी है, शायद 80s के टाइम पे उसने इंडिया के लिए खेला भी है। एंड उसके साथ जो काइंड ऑफ जो उनके बैक टीम का जो उसका पार्ट बना था वो था जहीर खान, रॉबिन सिंह, आरपी सिंह, विनय कुमार एंड पारस मामरे एंड पार्थिव पटेल। तो इनका एक पूरा कार्डर बना था विच वॉज लेड बाय टी एस शेखर, जिन्होंने इतने अमेजिंग प्लेथोरा ऑफ स्काउटिंग्स किए। ठीक है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, जो कुछ अमेजिंग टैलेंट्स बताना चाहता हूँ जो उन्होंने स्काउट्स किया। हमने बहुत सारे बंदों के नाम लिए हैं, लेकिन 2013 में उन्होंने स्काउट किया जसप्रीत बुमराह, 2015 में उन्होंने एक मिनट, यहाँ पे जैसे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये जो गुजराती नाम है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पार्थिव पटेल। ठीक है, मैं एक और चीज बताता हूँ, पार्थिव पटेल आरसीबी का प्लेयर था। ठीक है, और उसने जिस जिस दिन ये अनाउंसमेंट किया कि मैं नेक्स्ट सीजन आईपीएल नहीं खेलूंगा, दिस इज इट फॉर मी, ठीक है, अब मैं ना डोमेस्टिक खेलूंगा, उसके नेक्स्ट दिन ये अनाउंसमेंट हुआ कि पार्थिव पटेल एमआई के साथ जुड़ गया। मैं
मैं इनफैक्ट ये भी बताना चाहता हूँ, जो टी.एस. शेखर है, रॉबिन सिंह और जिनका पूरा वो था, उन्होंने ये भी बताया था कि खाली ये नहीं कि 8 लोगों की टीम है, उनके पास लोकल स्पॉटर्स हैं, जिनका यही लिटरली ये काम है कि रैंडम टेनिस लीग चल रही है या मैचेस की लीग चल रही है, उनको जाके प्लेयर्स को स्पॉट करना है और जाके आगे डेटा में फीड करना है। उनका एक इंटरनल पूरा सिस्टम चलता है मुंबई इंडियंस का, जहाँ पर वो लोग सबके डेटा या लोकल स्काउट्स के डेटा वगैरह या जो भी फीडबैक वो लोग डालते हैं। और एक बहुत ही एक्सटेंसिव वेल ऑर्गेनाइज टीम है, ऐसा नहीं कि एक बंदा खाली उस पे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा डेटा और एनालिटिकल ड्रिवन भी टीम है। लेकिन मैं कुछ बंदों का नाम स्पॉट करना चाहता हूँ। 2013 में जसप्रीत बुमराह स्काउट किया, 2015 में हार्दिक पांड्या स्काउट किया, 2016 में कृणाल पांड्या स्काउट किया, 2018 में राहुल चार सॉरी 2018 में राहुल चार, 2022 में तिलक वर्मा, 2023 में नेहल वधेरा, 2024 में नमन धीर और ऑलरेडी 2025 में अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर जैसे बंदे हम लोग देख रहे हैं। तो भाई जो मेरा पूरा पॉइंट आता है ना कि टॉप के स्काउट्स प्लेयर बाय प्लेयर उन्होंने हर सीजन एक अमेजिंग टीम बन रही है। पूरा जो कंक्लूजन है ना, जो एमआई की अगर लेगेसी पे बात करें, जो इतना लंबा पॉडकास्ट किया, इजीली अपना लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट हो गया, जैसा कि मैंने बोला था ना कि आई विल जस्ट फ्रिकिंग डबल डाउन, कि तुम लोग देखो ना देखो, मैं और डबल डाउन करके आऊंगा। एमआई की लेगेसी ही मेरे को लगता है उनका स्ट्रक्चर है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा हमेशा से एक मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान के भरोसे नहीं चल सकता। वो इंसान रहे ना रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए। मेरे को लगता है एमआई ने वो चीज कहीं ना कहीं क्रैक कर ली। आई जस्ट होप दे बिल्ड ऑन इट। तेरे क्या मेरे लास्ट को यहाँ पे मेरे को भाई यहाँ पे लगता है कि जो एमआई का बेस मॉडल सेट है, जो लोगों के पास क्लैरिटी है, तुम इस चीज के कोच हो, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा वो इतना ज्यादा क्लियर है, वो पाथ इतना क्लियर है कि वो प्लेयर्स, वो रोल जो लोग निभा रहे हैं, वो चेंज भी होते रहेंगे तो भी उनकी जो परफॉर्मेंस है या जो लेगेसी है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे तूने एक बीच में बहुत बड़ा नाम लिया था जॉन्टी रोड्स का, जब वो लोगों ने जॉन्टी रोड्स को हटाया, उसके बाद जो बंदा आया था ही वाज नॉट सो फेमस, लेकिन उनकी फील्डिंग वहां से इंप्रूव ही हुई है। ठीक है, तो ये जैसे एक एग्जांपल था मेरा। तो अगेन दैट इज मूवमेंट इज फॉर यू। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। भाई हम दोनों पूरा दिन काम करके सिंपैथी नहीं लेना चाहते, लेकिन अभी 12:15 बज गए हैं और हम दोनों अब अपने ना वो 18-19 साल वाले उम्र के फेज में नहीं है जहाँ पूरी पूरी रात जग सकते हैं। अब वो सिचुएशन रही नहीं है, सुबह उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। तो अगर पसंद आता है तो भाई शेयर कर दो, इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर दो, इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा आसान काम है लाइक और कमेंट करना, तो प्लीज कर दिया करो।